चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। और जैसा हमारा प्रॉमिस था आप सभी से कि 5 दिन हम आपको वास्तु के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वास्तु कैसे काम करता है। लेकिन वो 5 दिन की जगह आज हमारा 7वेंथ डे है आज हमारा। आज हम जो फेंगशुई है, जिसको चाइनीज वास्तु बोलते हैं, उसको हम डिकोड करेंगे। क्या वाकई में ये फेंगशुई जो है चाइना का वास्तु है? क्या इससे इंडिया का कोई लेने देना नहीं है? और आप जब हम वैदिक वास्तु या मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं अपने हिंदुस्तान में, तो हमें फिर चाइनीज वास्तु या फेंगशुई पढ़ने की जरूरत क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में? ओके, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फिर सबसे पहले जयकारा लगा लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। यस। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे हरे राधे कृष्ण राधे जय राधे श्री सर। कृष्ण जय सर श्री जय कृष्ण श्री जय कृष्ण श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री जय जय कृष्ण श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण जय कृष्ण श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे राधे। राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय श्री कृष्ण सर राधे कृष्ण सर। जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे। राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण राधे। राधे सर। राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय हरे श्री कृष्ण। राधे जय राधे। श्री राम। जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री राधे राधे। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है वृंदावन चले गए हम, है ना? राधे राधे ही हो रहा होता है, जय श्री कृष्ण ही हो रहा होता है। चलिए, बड़े एक सेकंड के लिए भी अगर आप तो प्रभु का वो रूप दिख जाए या आप उसको फील कर लेते हैं ना एक सेकंड के लिए भी, तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। आत्मा प्रसन्न हो जाती है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अभी तक देखिए, हम वास्तु ने हमें बहुत बहुत सारी चीज सीखी हैं। वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं आपको। जो हमारे पास 8 डायरेक्शंस हैं, 4 मेन डायरेक्शन, 4 डायगोनल डायरेक्शंस हैं। ठीक है, वहां को कौन से प्लैनेट है, 5 तत्व कहाँ होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, 16 जोन वास्तु क्या होता है, आज के परिप्रेक्ष्य में उन 16 कमरों का यूज कैसे करेंगे, है ना? वो सब चीज सीखी हमने। और फिर कल मैंने लास्ट क्लास जो ली थी वो एस्ट्रो वास्तु बताया था। और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो मेरेकल था वो, है ना? चलिए, तो आज हमारा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यस सक्षम। सक्षम, 1 मिनट, ये 2-4 बच्चों ने ना एक क्वेरी भेजी है कि सर वो पहली बार ज्वाइन किया, तो क्योंकि कल से एक बैच शुरू हो रहा है तो उनको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर स्टार्ट कर लेते हाँ हैं, है हाँ ना? सर बिल्कुल ताकि बीच में हम बिल्कुल फिर इंटरप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। जी जी। हाँ। चलिए, जैसा कि मेरा आप सभी से प्रॉमिस था कि कुछ एक्स्ट्रा आपको इस बार हम इस बैच को कुछ एक्स्ट्रा देंगे, है ना? मन में आ जाता है कभी कुछ देने के लिए। तो ये हमारा कल से 1 महीने का प्रोफेशनल वास्तु डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। कल से हमारा शुरू होगा। क्लास का टाइम 8 to 9 रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे हम। इस कोर्स की फीस 20,000 प्लस जीएसटी है। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम और क्या दे रहे हैं आपको? इसके साथ हम आपको एस्ट्रो वास्तु का कोर्स दे रहे हैं। 8,500 रुपये का कोर्स है, जिसका डेमो हमने कल देखा था। फैंगशी वास्तु जो आज आप देखेंगे, ये भी हमारा पूरा 1 हफ्ते का कोर्स है। लाइव क्लासेस होंगी। ये भी 8,500 रुपये का प्लस जीएसटी का कोर्स है। और इस बार हम एक नई चीज आपके लिए और ऐड कर रहे हैं, पायरा वास्तु, जो कि मेरा 3 दिन का कोर्स है, जिसकी फीस है 5500 प्लस जीएसटी। इस बार हमने दिल खोल दिया है। ठीक है। अब इन सबकी कॉस्टिंग अगर अलग अलग पढ़ते हैं आप, तो 50,000 से ऊपर है। हम आपको सिर्फ 23,600 में पढ़ा रहे हैं, डॉल टैक्सेस। ओके। अब देखिए, हो सकता है कि आपने वास्तु कहीं से पढ़ा हो, आप मेरे से एस्ट्रो वास्तु पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, यू यू कैन एनरोल। आप 8,500 रुपये प्लस जीएसटी देंगे तो एस्ट्रो वास्तु पढ़ सकते हैं। आप अगर फैंक्शी अलग से पढ़ना चाहते हैं तो ये 8,500 रुपये प्लस जीएसटी आप पे करेंगे, आप अलग से फैंक्शी पढ़ सकते हैं।
आप सिर्फ पायरा वास्तु पढ़ना चाहते हैं तो 5500 प्लस GST आप पे करेंगे तो आप अलग से ही पढ़ सकते हैं। और अगर आपने कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो की फीस सबमिट कर कर आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं। और शायद नया साल शुरू हो रहा है 2026, शायद ये ऑफर आगे कभी नहीं आएगा, ये बता दें, ठीक है। और आपसे पहले भी लोग हमसे एस्ट्रो वास्तु अलग से पढ़ते हैं, पायरा वास्तु अलग से पढ़ते हैं, और फेंगशी तो हम पढ़ाते ही रहते हैं। वो भी लोग अलग से सिर्फ फेंगशी का पैसा देकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जो अवेल करना चाहता है ऑल आर वेलकम। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं अब हम यह सेक्शन। जय श्री कृष्ण सभी को। सबसे पहले कुछ लोगों की क्वेरी थी, हमने एक हफ्ते पहले भी एक फेंग शुई का वेबिनार किया था और नेक्स्ट डे से हम उसकी क्लास लॉन्च करने वाले थे। तो काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे, सर के पास भी आए हैं कि वो क्लास लॉन्च क्यों नहीं हुई। तो वो आपको क्लियर कर दें, वो हमने क्लास स्टार्ट इसलिए नहीं करी थी क्योंकि इस बैच को भी, जो अभी वास्तु का बैच है, इनको भी फेंग शुई पढ़ाना है। तो हमने ये सोचा कि कंबाइन करके सबको एक साथ पढ़ा देंगे, इसलिए फिर हमने लास्ट वीक चालू नहीं करी है। अब हम कल से चालू करेंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उस वेबिनार में भी थे, जो फेंग शुई का लास्ट वीक वेबिनार मैंने लिया था। तो अब क्योंकि बार बार रिपीट करना संभव नहीं होता, इसलिए सोचा कि दो बैच हैं तो दोनों को एक साथ ही पढ़ा दिया जाए तो कन्वीनियंट है। और बेसिकली आज भी मैं वही सारी बातें आपको वापस से बताऊंगा, तो अगर पिछले वेबिनार में किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप आज भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत उसी सवाल से करेंगे जो अभी यहाँ पे सर ने पुट अप किया था, कि एक मिसकंसेप्शन है कि फेंगशुई चाइनीज वास्तु है। तो इस भ्रम को, इस मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत जरूरी है। क्यों दूर करना जरूरी है? ताकि आप जिस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं वो विद्या, उस विद्या के रूट्स आपको पता हो। एक तो ये चीज है, और दूसरा ये है, आप गलती ना करें। क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं जब वो उसको चाइनीज वास्तु समझते हैं, और इससे आपका नुकसान और आप जिसको कंसल्टेंसी दे रहे हैं उसका भी नुकसान हो जाता है। ये गलतियां कैसे होती हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले फेंग शुई, ये जो नाम है फेंग शुई, ये नाम चाइनीज है, नो डाउट। परंतु इस नाम के पीछे के जो सिद्धांत है वो हमारे वैदिक वास्तु के ही सिद्धांत। कैसे? अब ये नाम कैसे पड़ा, या ये चाइना में ये किस तरीके से ये पूरा सिस्टम गया, तो उसके लिए आपको भारत की ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया है वो चाइना से लगता है, चाइना बॉर्डर है। तो चाइना से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स भारत आते थे, वहीं से अरुणाचल प्रदेश से। और भारत में वो अपना व्यापार करते थे। भारत से भी बहुत सारे लोग चाइना जाते थे अपना व्यापार करने के लिए। अब जब चाइना से लोग भारत में आते थे, वो अपना व्यापार यहाँ पे करते थे, यहाँ के कल्चर को देखते थे, और यहाँ के कल्चर से जो भी चीज़ें उन्हें सूट करती थी अपनी कंट्री के हिसाब से, वो उन सारे सिद्धांतों को, उन सारे प्रैक्टिसेस को, उन सारी स्टडीज को वो चाइना लेकर जाते थे और फिर वहां पे उन्हें फॉलो किया करते थे। तो चाइना से ये जो व्यापारी भारत आते थे, इन्होंने ये देखा कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में भवन निर्माण करने का और भवन के अंदर एनर्जीज को बैलेंस करने के बहुत सारे नियम फॉलो होते हैं। अगर कोई घर बना हुआ है तो वो घर अलग तरीके से, आप अभी भी पहाड़ों में जाएंगे तो आपको घर का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, अलग तरीके से बना होता है। और वहाँ का इंटीरियर भी अलग होगा। पहाड़ों में आप देखेंगे, नॉर्मली प्लेन्स में जिस तरीके से लोग अपने घर को अंदर से सजाते हैं, पहाड़ों में वैसे नहीं सजाते, वहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा कल्चर। तो अरुणाचल प्रदेश पूरा एक माउंटेनियस रीजन है भारत का।
तो चाइना से वहां पे जो लोग आते थे वो देखते थे कि यहाँ पे अलग तरीके से घर बनाए जा रहे हैं, अलग तरीके से घर के अंदर की एनर्जीज को बैलेंस किया जा रहा है, और उनको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती थी यहाँ भारत के घरों में। तो उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। और पूछते पूछते, सीखते सीखते उनको हमारे वैदिक वास्तु के उन सिद्धांतों के बारे में पता चला जिन सिद्धांतों को पहाड़ वाले क्षेत्रों में अप्लाई किया जाता है। वैदिक वास्तु के अलग अलग सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि जो समुद्री इलाके हैं वहां पे अलग वास्तु के सिद्धांत फॉलो होते हैं, जो प्लेन्स हैं वहां पे अलग वास्तु के सिद्धांत फॉलो होते हैं, जो डेजर्ट एरियाज हैं वहां पे अलग वास्तु के सिद्धांत फॉलो होते हैं। ऐसे ही जो पहाड़ वाले एरिया हैं वहां पे अलग वास्तु के सिद्धांत फॉलो होते हैं। आप इस चीज को अभी भी देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए रेगिस्तान, राजस्थान के उन इलाकों में चले जाइए जहां पे डेजर्ट है, ब्राइट कलर्स का यूज होगा, जैसे कि पिंक कलर का बहुत यूज होता है। तो ये अपने आप नहीं हुआ है, ये वास्तु का सिद्धांत है कि जहां पे भी ड्राई एरिया है, जहां पे भी हीट ज्यादा है, वहां पे पिंक कलर यूज होगा, वहां येलो कलर यूज होगा। तो राजस्थान में देखेंगे आप ये सारी चीजें फॉलो होती। तो ऐसे ही ये चाइना वालों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों वाला वो एरिया है, वहां पे कौन कौन से वास्तु के सिद्धांत फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से वो वहां पे अपना घर बना रहे हैं वहां के लोग, और उन सिद्धांतों को सीखकर वो अपनी कंट्री में ले गए। क्योंकि चाइना भी एक पहाड़ी एरिया है, पूरा चाइना अगर आप देखें माउंटेनियस रीजन है। तो उनको वो चीजें बहुत सूट करी जो अरुणाचल प्रदेश में फॉलो हो रही थी, और फिर उन्होंने अपने कंट्री में उन सिद्धांतों को अलग नाम दिया, उसको और थोड़ा सा बढ़ाया, और वही उस उन सिद्धांतों को आज हम फेंगशुई के नाम से जानते हैं। तो नाम भले ही चाइनीज है, पर सिद्धांत सारे हमारे वैदिक वास्तु के ही सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत? वो सिद्धांत जो पहाड़ों वाले एरिया में अप्लाई होते हैं। फेंगशुई में जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी रेमेडीज हैं, अम, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब उन घरों के लिए हैं जहां जो पहाड़ों वाले क्षेत्र में है। अब एक और सवाल आता है कि भाई ये पहाड़ों वाले क्षेत्र के जो सिद्धांत हैं, ये सब कोई क्यों सीख ले? भाई अगर कोई हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड ऐसी जगहों में रहता है, ठीक है, वो सीखे ये सारी चीजें, फेंग शुई के सिद्धांत, वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। पर अब अगर कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रह रहा है, वो क्यों सीखे? वो तो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। तो देखिए, आपको ना किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सिद्धांत को एक ब्रॉडर वे में देखना है। अब पहाड़ों के लिए अलग सिद्धांत क्यों हैं? क्योंकि वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। वही कंस्ट्रेंट्स आज हर जगह मौजूद है जहां पे लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। जैसे पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में एक लिमिटेड स्पेस है आपके पास, उसी लिमिटेड स्पेस में आपको घर बनाना है। आप मेन डोर डिसाइड नहीं कर सकते, एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ खाई है, जो स्पेस मिली हुई है वहीं पे मेन डोर बनेगा, भले ही कोई भी डायरेक्शन। घर के अंदर एक बार घर बन गया तो वापस से तोड़ फोड़ नहीं हो सकती। पहाड़ी एरिया है, कैसे करोगे? रिस्क भी है, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा तोड़फोड़ आप नहीं कर सकते। तो जिस कंडीशन में आपको घर मिला है, या जिस कंडीशन में वो घर बना है जहां पे आप रह रहे हो, आपको उसी कंडीशन में रहना है। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत तोड़ फोड़ या इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते पहाड़ों में। वही सेम कंडीशन लोगों की अपार्टमेंट्स में भी है आज के समय में। भाई एक अपार्टमेंट बन गया, उसमें जैसा घर बना है आपको उसी घर में रहना पड़ेगा। आप अपने अपार्टमेंट का मेन डोर चेंज नहीं कर सकते। आप अपने अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ नहीं कर सकते।
तो जो रेमेडीज पहाड़ों वाले क्षेत्र में फॉलो होती थी, वही रेमेडीज आपको अपने अपार्टमेंट में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कंडीशन भी वही है जो उनकी थी वहां पे। आप भी कंस्ट्रेंट में हो। इसलिए फेंग शुई हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है जो वैदिक वास्तु की ओरिजिनल रेमेडीज नहीं कर सकता। ओरिजिनल रेमेडीज से क्या मतलब है? तोड़ फोड़ वाली रेमेडीज। आप अभी आगे वास्तु पढ़ेंगे, सर आपको पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तु में ज्यादा से ज्यादा जो रेमेडी बताई गई है उसमें तोड़ फोड़ अनिवार्य है। भाई, बाथरूम का डायरेक्शन गलत है, आप दूसरी जगह बाथरूम शिफ्ट करो। और जिसके लिए यह संभव है उसे करना चाहिए, क्योंकि यह परमानेंट सोल्यूशन। फेंग शुई में क्या है? फेंग शुई उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, जो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए रेमेडीज में नहीं खर्च कर सकते, जो तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अब अपार्टमेंट में कोई रह रहा है, आपने उसको बोल दिया कि आपको बाथरूम तोड़ के दूसरे डायरेक्शन में, वो तो कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति। तो अब उसको अपने घर के दोषों को बैलेंस करना पड़ेगा। या तो वो घर चेंज कर ले, अगर वो स्थिति है वो कर सकता है। या तो अगर उसी घर में रहना है तो वो अपने घर के दोषों को बैलेंस करे, ताकि उस नेगेटिव वास्तु का, जो बाथरूम आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, उसका प्रभाव घर के लोगों तक ना पहुंचे, वो प्रभाव दबा रहे, वो नेगेटिविटी दबी रहे। तो फेंगशुई में उन दोषों को दबा दिया जाता है, उसको क्योर नहीं किया जाता। क्योर करने के लिए तो आपको उसका डायरेक्शन ठीक करना ही पड़ेगा, पर आप दबा सकते हो। तो जहां ऑप्शन नहीं है, जहां फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जहां पे तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, वहां पे ये उपाय फेंग शुई के काम करते हैं। साथ साथ अब बहुत बार ये भी होता है कि कोई, किसी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और वो ये चाह रहा है कि भाई मेरा 1000 1200 1300 1500 रुपए में ही कुछ हो जाए। तो वहां पे भी फेंग शुई के सिद्धांत काम करते हैं, क्योंकि फेंग शुई में सिर्फ कुछ चीजों को बाहर से लाना और कुछ चीजों को घर से निकालना, सिर्फ इतना रिक्वायर्ड होता है घर के दोषों को बैलेंस करना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो फेंग शुई की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये वास्तु के कॉम्बो के साथ फेंग शुई को ऐड किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके पास हर तरीके के क्लाइंट्स आएंगे। जो एक पुराने घर से नए घर में जाना चाहते हैं, वो भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। जो तोड़ फोड़ अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। जो जिन्होंने ये देखा कि भाई मेरे घर में कोई वास्तु दोष है, मैं घर ही चेंज कर देता हूं, उनके पास वो कैपेसिटी है, वो भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। और ज्यादा आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो इकोनॉमिकली चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो घर चेंज करें, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो तोड़ फोड़ करें। वो क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा आएंगे। इंटीरियर डेकोरेशन के जो वास्तु कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए, वो भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। और यहाँ पे इन सबको केटर करने के लिए फेंग शुई एक इम्पॉर्टेंट साइंस बन जाती है। आप आगे सर आपको पढ़ाएंगे, वैदिक वास्तु में एक कॉन्सेप्ट है शल्य शोधन। आपने पढ़ा है सर? वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या आपने? इतनी शिक्षा में अभी पढ़ाया नहीं था, थोड़ा। अच्छा। हाँ, ये टॉपिक तो नहीं पढ़ाया। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा आपको ये समझना जरूरी है। तो देखिए, हम जिस धरती पे रहते हैं, वो धरती करोड़ों साल से है, उसके भी पहले से। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपका घर, आपका मकान, आपका अपार्टमेंट जिस भूमि पर है, वो भूमि करोड़ों साल से है। अब उस भूमि पे कितनी सारी चीजें हुई होंगी, युद्ध भी हुए होंगे, हो सकता है। जैसे आप खोदो तो कभी कभार किसी जानवर की बोन्स निकलती हैं, किसी ह्यूमन की बोन्स निकलती है, क्योंकि वो भूमि है। बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिव चीजें उस भूमि पे हुई हैं जहां पे आपका घर है।
तो एक कॉन्सेप्ट है वैदिक वास्तु में, शल्य शोधन, आप पढ़ेंगे उसको, जहां पे ये भूमि को चेक किया जाता है। अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपकी भूमि में अंदर गड़े हुए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं। कहीं कोई नेगेटिव पदार्थ तो नहीं है, जैसे कि हड्डी इत्यादि, क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव घर पे आएगा अगर आपने उस भूमि पे घर बना। आपने ऐसी भूमि पे घर बना दिया जहां कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था पहले, तो उसकी नेगेटिविटी क्या आपके घर में नहीं आएगी, उस भूमि पे जो भी घर बनेगा आएगी। तो इस चीज को पहले चेक करने के लिए शल्य शोधन करके एक प्रक्रिया है, इसके अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। उस प्रक्रिया से ये चेक किया जाता है कि वो भूमि घर बनाने के लिए ठीक है या नहीं। तो जिसको प्लॉट, जिसके पास प्लॉट है, जिसको घर बनाना है, वो उसी प्रोसेस को फॉलो करे, ये सजेशन रहता है। उसके बिना घर ना बने। पर अब समस्या आती है कि आपने अपार्टमेंट में घर ले लिया, अब वो अपार्टमेंट जिस भूमि पर है उसकी भी अपनी हिस्ट्री है। अच्छा, शल्य शोधन में क्या होता है, मान लीजिए अगर भूमि में नेगेटिविटी है तो भूमि के अंदर कुछ ऑस्पिशियस आइटम्स को गाड़ दिया जाता है और फिर घर बनाया जाता है। अब अपार्टमेंट में आपने घर लिया है, अपार्टमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप गाड़ के कुछ ऑस्पिशियस आइटम भूमि में डालो, वो तो बन गया। अब क्या करें, उस भूमि में नेगेटिविटी थी, तो अब वो नेगेटिविटी जो है वो खत्म तो नहीं होगी, परंतु फेंगशुई के प्रिंसिपल्स और फेंगशुई की रेमेडीज से आप उसके प्रभाव को दबा सकते हो अपने घर। अपार्टमेंट में बहुत सारी घर हैं, लेकिन सबको इक्वल अमाउंट में नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का घर अंदर से डिफरेंट है। तो वो अंदर से हम डिफरेंट कैसे करें कि वो नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो, वहां फेंगशुई हेल्प करे। और हालांकि यहाँ पे ज्योतिष में दशाएं भी देखी जाती हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तभी डालेगी जब आपकी दशा भी वैसी हो जो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाली हो, या उस नेगेटिविटी को आपके ऊपर हावी करने वाली दशा हो। वो भी एक एस्पेक्ट है। इसलिए एक अपार्टमेंट में हर किसी का समय एक जैसा नहीं चलता, भले ही वो पूरा बिल्डिंग नेगेटिव हो या गलत वास्तु में बनो। पर हमारा मुख्य पॉइंट यहां पर यह है कि इस तरीके की जो सिचुएशंस है जहां पे अब कुछ नहीं किया जा सकता, ट्रेडिशनल वास्तु को नहीं फॉलो कर सकते, वहां पर फेंग शुई आपकी हेल्प करेगा दोषों को दबाने में। अभी किस तरीके से काम करता है, और देखिए फेंग शुई बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपने घर की शॉपिंग लिस्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार। जैसे जितनी भी फीमेल्स हैं उनका एक शौक होता है घर को सजाने का, नया नया सामान बाहर से लेकर आते हैं ताकि घर सजे। वही आपको करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बस अब जब आप सामान लेकर आओगे तो कुछ सिद्धांत आप सीख जाओगे और उन सिद्धांतों के हिसाब से आपको सामान घर में लाना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप मान लीजिए किसी को नई बेडशीट घर में लानी है, और आपने ये मान लिया है कि भाई मुझे ये 800-900 रुपए की एक बेडशीट घर में लानी है, उसकी आवश्यकता है। आप अगर फेंगशुई नहीं सीखते तब भी वो 900 रुपए की बेडशीट तो आप घर में लाओगे, क्योंकि वो आवश्यकता है। परंतु अगर वही 900 रुपए की जो बेडशीट है उसको घर में लाने से आपके घर का कोई दोष कम हो जाता है, तो वो फायदे का सौदा नहीं। मान लीजिए गुस्सा आ रहा है घर में लोगों को किसी दोष के कारण, और वो बेडशीट किसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए अगर आप घर में लेकर आते हो और उससे लोगों के घर, जो लोग घर में हैं, उनका गुस्सा कम हो जाता है, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना किया। आपने सिर्फ जो शॉपिंग आपको करनी थी वो इंटेलिजेंटली फेंगशुई के सिद्धांतों के अनुसार कर ली। किसी का मन है कि घर में कोई पॉट लाया जाए, कोई फ्लावर पॉट लाया जाए, आप अगर वास्तु नहीं जानते तब भी आप फ्लावर पॉट लेकर आओगे क्योंकि आपका मन है।
पर वास्तु के सिद्धांतों को जानने के बाद अगर आप वो फ्लावर पॉट ला रहे हो तो उससे आपके घर के दोषों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और आप समझ के वो चीज अपने घर में ला रहे हो। तो फेंग शुई में सिर्फ ये है कि आपका जो शॉपिंग का लिस्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन सिद्धांतों के अनुसार आपको करने, और उससे आपके घर के दोष कम हो जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा यहां पे है ही नहीं। वास्तु में है, जब आप वास्तु आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये शल्य शोधन है, काकिनी संख्या, बहुत सारी चीजें। बट फेंगशुई में आपको जो आपका रूटीन है आपको वही फॉलो करना है इंटेलिजेंटली। बस कुछ चीजें घर में लानी है, कुछ कलर की चीजें घर में लानी है, कुछ कलर की चीजें घर से बाहर निकालनी है, और अपने इंटीरियर में कुछ चीजें बदलनी है। तो वो आप शौकिया तौर पे भी कर सकते हो, है ना। चलिए, इससे पहले हम आगे जाएं, अभी तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम हमने यहाँ पे फेंगशुई का इंट्रोडक्शन देखा, इसकी आवश्यकता क्या है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जी, तेजस्विनी जी, आपने हैंड रेस किया है। जय श्री कृष्णा सर। जी, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जी जी, जय श्री जी कृष्ण। सर, ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बस थोड़ी सी नॉलेज लेनी थी कि मैंने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया है, एस्ट्रो हाँ वास्तु जी, या किसी भी तरीके का कोई कोर्स नहीं हाँ जी। किया है। तो हम्म, क्या मैं ये कोर्स ले लूं तो सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं मतलब? हाँ जी मैडम, ये बिल्कुल बेसिक से ये डिप्लोमा है 1 महीने का, और जी। जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे फेंग शुई, एस्ट्रो वास्तु, जैसे अभी सर ने बताया, पायरा वास्तु, वैदिक वास्तु, सारी चीजें आपको कवर होंगी। ठीक है। और इसमें कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह सर कुछ मिलता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो भी है। वो सारी डिटेल एक बार और आपको देंगे अभी सेशन के एंड में। ठीक है, सारे डिटेल एक बार रिपीट करेंगे। जी जी। हाँ, उसके सर्टिफिकेशन बारे भी में है। थोड़ी नॉलेज। जी 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 जी, ओके, कोई बात नहीं। ठीक। जय श्री कृष्णा सर। जी। अब देखिए, फेंगशुई, क्योंकि ये वैदिक वास्तु का ही एक ब्रांच है, तो फेंगशुई क्या कहता है? फेंगशुई कहता है कि लक जो है, इंसान का भाग्य, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है हेवन, यानी कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की बात हो रही है। एक है मैन, आप खुद और आपके सराउंडिंग में जो ह्यूमन बींग्स हैं। और एक है अर्थ, प्रकृति। अगर इन तीनों चीजों को हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा लक इनहेंस हो जाएगा। तो हमारा गोल क्या है वास्तु में? कि हेवन को बैलेंस किया जाए, यानी कि यहाँ पे हेवन से मतलब है आपके घर के जो दोष हैं, जो देवताओं से गवर्न हो रहे हैं। अभी आपने 45 देवताओं का चार्ट देखा था, है ना, सर ने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो वो जो दोष हैं उनको बैलेंस किया जाए। फिर आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और प्रकृति को बैलेंस किया जाए। और इन तीनों चीजों को जब आप इन तीनों लेवल्स पे जब आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो तो आपका लक एनहेंस हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यही हेवन, मैन और अर्थ, ये इस प्रकार से इस सिंबल से गवर्न होते हैं, है ना। इस सिंबल के बारे में और बात करेंगे डिटेल में आगे। अब यहां पे आप देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फेंगशुई का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। क्यों क्रिएट किया जाए? चाइना में ऐसा बोला जाता था कि अगर घर में हार्मनी है, घर में अगर
सब लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो राष्ट्र में भी सब लोग सुखी और प्रसन्न होंगे, क्योंकि घर के लोगों के द्वारा ही तो राष्ट्र बनना है, बन रहा है। अगर घर के लोग ही परेशान है तो जब वो काम करने जाएंगे तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे वहां पे, तो काम अच्छा नहीं होगा, और काम अच्छा नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो घर में अगर सुख है तो शांति राष्ट्र में भी होगी, और अगर राष्ट्र में शांति है तो पूरे दुनिया में शांति होगी। भाई झगड़ा क्यों होता है, वॉर क्यों होता है? क्योंकि दो राष्ट्र अशांत है, दो राष्ट्रों के बीच में या दो से ज्यादा राष्ट्रों के बीच में शांति नहीं है, उसके कारण युद्ध होता है। अब उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है घर। एक कंट्री के अंदर अगर इंडिविजुअल घरों में ही सुख और शांति नहीं है, तो उन्हीं घरों से जो लोग हैं, उन घरों में जो लोग रहते हैं, वही राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, और बहुत सारे राष्ट्र पूरी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरी दुनिया में सुख शांति चाहिए, तो उसकी शुरुआत घर के वास्तु को ठीक करके होगी, घर में हार्मनी क्रिएट करके होगी। आपके घर से जब शांति चालू होगी तो उसका रिफ्लेक्शन आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ये ऑब्जेक्ट आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, आपकी अप्रोच और आपकी सोच सही होनी चाहिए। आप इसे बस ये सोच के ना करिए कि ये तो मेरे घर के लिए मैं कर रहा हूं। नहीं, आपके घर से ही आपके राष्ट्र का निर्माण होगा, आपके राष्ट्र से ही पूरे विश्व में शांति का निर्माण होगा। तो एक बड़ी सोच है। हमेशा ट्रेडिशनल शास्त्रों में आपको एक ब्रॉड आउटलुक मिलेगा, एक बड़ी सोच मिलेगी। अब इसके बाद फेंगशुई के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव एनवायरनमेंट किस चीज को बोला हुआ है ना? तो देखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट का के यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। भाई आपको किस जगह घर लेना चाहिए? अब ये शुरुआत है, बहुत ही बेसिक है। तो अब ये पहले ये बोल रहे हैं कि अगर आप नया घर ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उस जगह पे जहां पे आप नया घर लेना चाह रहे हो। तो सबसे पहले बोला गया जहां पे सन, फ्रेश एयर और वाटर सप्लाई का बैलेंस हो, यानी कि सूरज की रोशनी प्रॉपर आती हो, फ्रेश एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और वाटर सप्लाई प्रॉपर हो। ये 3 आवश्यक एलिमेंट्स हैं, इनके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले ये चीज देख लेनी चाहिए। सनलाइट घर के अंदर आना बहुत जरूरी है। ये वास्तु में भी है, फेंगशुई में भी है। फिर बोला गया है जहां की सॉइल फर्टाइल हो और क्लाइमेट अच्छा हो, हेल्पफुल हो। तो अब सॉइल फर्टाइल का क्या मतलब है? उपजाऊ। परंतु ये घर लेने के लिए, अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, तो ये चीज देखना क्यों जरूरी है कि उस जगह की, आपके घर के आसपास की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो। ऐसा यहां पे क्यों बोला गया है? कोई बताना चाहेगा? किसी का कोई विचार इसके ऊपर? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों बोला गया है। असीमा जी। मैं ऑडिबल हूँ सर? जी। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ, आप ऑडिबल हैं बिल्कुल। मुझे जहाँ तक समझ में आता है सर ना, कि अगर आपकी वो जमीन फर्टाइल रहेगी तो डेफिनेटली आप भी जब वहां पे अपना घर बनाओगे तो उसका रिलेशन ग्रोथ से है। क्योंकि वो जमीन जो है, जो भी लैंड है, जब वो किसी पेड़ पौधे को अच्छे से या किसी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली हम भी अपने जीवन में वैसे हमको भी आगे बढ़ाएगी। हम्म। आई थिंक मुझे तो ऐसा ही समझ में आया तो मैंने बता दिया परंतु आपको। इसमें एक समस्या ये है मैम कि फिर उस जमीन पे अगर हजारों लोगों का घर है तो सबको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जमीन फर्टाइल है, वो ग्रोथ का कारक है। तो जो भी घर बनाएगा उसको ग्रो करना चाहिए। सर मान वो इस पे लीजिए भी डिपेंड करता मान है कि आपका मान लीजिए किसी का आपका जो बाकी अपार्टमेंट का है, आर्ट ठीक है? है।
अपार्टमेंट हम्म में 200 फैमिलीज रह रही हैं, तो सब 200 फैमिली ग्रो करेंगी उस लॉजिक से जो सर आपने अभी बोला। आपका चार्ट, आपका हाँ पर्सनल चार्ट भी क्या है, आई थिंक वो भी बहुत मैटर करता है। करेक्ट, वो तो मैटर पर्सनल करता चार्ट है, क्या है, आपने परंतु अपने घर का फैंसी कैसा। नहीं, वो मैटर हम्म करता है, लेकिन अगर ये वाला हम्म पॉइंट लेते वास्तु के जो ऋषि हैं, अगर वो इस पॉइंट को लेते कि भाई सॉइल का फर्टाइल होना हम्म ग्रोथ को दिखाता है, तो वो वहां पे ये चीज लिखते कि आपका भाग्य भी इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह ओके। लिखा हुआ है जहां इस तरीके के इन्फेरेंसेस बने हम्म हैं। वहां पे सूत्रों में और श्लोकों हम्म में ये चीज लिखा है कि आप अगर ओके। नदी के किनारे रह रहे हो तो आपके रिलेशनशिप्स घर के अंदर बहुत अच्छे होंगे, एक सूत्र आता है वास्तु में, अगर आपका अच्छा। भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है तो। हम्म परंतु यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां पे सिर्फ इतना लिखा है कि आप अगर जहां पे भी घर बनाना चाहते हो, आप ये देखो कि वहां के हम्म आसपास की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो, बस। उन्होंने यहां पे और कुछ नहीं बोला। तो ये वाला जो लॉजिक है वो हम यहां नहीं लगा सकते कि ये ग्रोथ का कारक है। ओके। ओके थैंक यू सर। जी। अनिल जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा हूँ, यदि जैसे आपने अभी 3 पॉइंट्स बताए कि भाई हवा पानी और ये होना चाहिए हाँ जी। किसी भी जगह में, तो फर्टाइल लैंड का मतलब ये है कि भाई यदि फर्टाइल लैंड रहा तो कल के दिन हम उधर, जैसे आप जानते हैं कि भाई पेड़ पौधे आसपास लगाएं तो उससे हमारी जो एयर है, एयर भी फ्रेश होगी। हम्म और यदि हम्म इनफर्टाइल लैंड हुआ तो हम, मतलब ग्रीनरी तो हम कहीं से उस चीज को नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन तो सिर्फ गमले का रहेगा। फर्टाइल लैंड में अब ये भी यही है कि हमारी जो ग्रीनरी और अर्थ एलिमेंट है वो हमारे पास मतलब रहेगा पास में, वो चीज है जी। ग्रीनरी। आप थोड़ा एक, थोड़ा ठीक बोल रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, जी सर। मैं इसे पूरा करेक्ट कर देता हूं। जी सर। देखिए, यहाँ पर फर्टाइल लैंड के पास घर बनाने की जो बात कही गई है वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में कही गई है। जी सर। और इसका रीजन ये है कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, है ना, उस एरिया के जो लोकल ग्रोन क्रॉप्स होंगे वो आपकी बॉडी को सूट करेंगे। शूट करेंगे। यस सर। ये आयुर्वेद का भी सिद्धांत है भाई, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उस क्षेत्र का जो लोकल सब्जी है, जो लोकल फ्रूट है, जो लोकल ग्रोसरी है, वही आपकी बॉडी को सूट करेगा, उसी से आप हेल्दी रह सकते हो। जी जी जी। इसलिए आप देखेंगे कि आप देखिए साउथ में, आप अगर केरल साइड जाओगे तो वहां पे नारियल का तेल यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि नारियल वहां पे ज्यादा होता है। वहां के क्लाइमेट के हिसाब से नारियल वहां के लोगों की आवश्यकता है। आवश्यकता और आप है। उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहां सरसों का तेल ज्यादा यूज होगा, वहां जी जी। नारियल का तेल इतना यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकता जो है वो सरसों के तेल की ज्यादा है, उनकी बॉडी को वो चीज चाहिए। अब अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां की जमीन उपजाऊ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पे आसपास फल सब्जियां नहीं उगेंगी, तो आपको किसी दूसरे क्षेत्र से सब्जी आप मंगवा के खाओगे, और दूसरे क्षेत्र से जो आप चीजें मंगवा के खाओगे वो आपको सूट नहीं करेंगी शूट नहीं एज पर करेंगे। आयुर्वेद। Yes, sir। तो यहाँ पे उस कारण से ये बोला गया है कि आप ऐसे जगहों पे रहो जहां आपकी जमीन फर्टाइल हो, क्योंकि फिर वहां के Important। जो फार्मर होंगे वो वहीं पे लोकली सारी चीजें उगाएंगे और आपको उससे फायदा होगा। हेल्थ बेनिफिट होगा कोई चीज। तो देखिए, शास्त्रों में हर चीज बहुत प्रैक्टिकल है। जहां रेमेडी की बात है वहां रेमेडी भी है, लेकिन जहां प्रैक्टिकलिटी की बात है वहां बहुत ही प्रैक्टिकल होकर चीजें कही गई हैं। तो फिर बोला गया है कि भाई जहां पे सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल हो, ये समझने की बात है। सभी समझते हैं भाई, पॉलिटिकली अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो किसी स्टेट में, वहां पे रह ही नहीं सकते, कैसे रहोगे। और जहां पे कॉमर्स स्ट्रांग हो, यानी कि जहां पे आपको अच्छी आजीविका प्राप्त हो सके, तो इस तरीके की इन्वायरमेंट, इस तरीके की जगह को पॉजिटिव एनवायरमेंट कहा गया है। ऐसे ही नेगेटिव साइड क्या है,
जहां पे इन्वायरमेंट, जहां पे पोल्यूशन ज्यादा हो, पोल्यूशन, जहां की सॉइल उपजाऊ नहीं हो, वही चीज है कि बाहर से आपको सारी चीजें मंगवानी पड़ेंगी। और जहां पे डिजास्टर आते जाते रहते हो, जो वल्नरेबल हो, कि भाई यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, जहां संभावना ज्यादा हो। फिर उसके बाद डेजर्ट सिमेट्रीज और बहुत ज्यादा रॉकी एरियाज, ये सब नेगेटिव साइड के अंदर आते हैं। फिर देखिए यहां पर फेंगशुई की एक डेफिनेशन बताई गई है। फेंगशुई इज एट प्रेजेंट द प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग अ हाउस एंड वर्क स्पेस फॉर ऑप्टिमल हेल्थ एंड फॉर्चून। ध्यान देने वाली बात है, यहां पे अरेंजमेंट की बात करी गई है। सिर्फ आपको अपने घर को अरेंज करना है कुछ सिद्धांतों के अनुसार, आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी, सिर्फ आपको अपने घर को अरेंज करना है कुछ सिद्धांतों के अनुसार, और उससे आपको हेल्थ और फॉर्चून की प्राप्ति होती है। ये फेंग शुई है। फिर इसके साथ साथ जैसे कि आप देखेंगे कि शमशान घाट का भी एक वास्तु होता है, वैसे ही फेंग शुई में भी वो सिद्धांत है कि अगर आप कोई बरियल ग्राउंड बना रहे हो, इस तरीके की जगह, तो वहां पर कौन से सिद्धांत, कौन से एलिमेंट्स अप्लाई होते हैं, है ना। तो ये खैर हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। हमें ये देखना है कि अपने घर में हम किस प्रकार से चीजों को ठीक कर सकते हैं। बट इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा वाइड है इन सिद्धांतों की। अब देखिए वास्तु और फेंग शुई के बीच में कंपैरिजन बताया गया है, हालांकि दोनों हैं एक ही, बट फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ट्रेडिशनल वास्तु और फेंग शुई में क्या अंतर है, और क्यों दोनों की ही रिक्वायरमेंट है हमें, है ना। तो पहला पॉइंट है, वास्तु सीम्स टू इग्नोर द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस। अब वास्तु में इंटीरियर की बात होगी ही नहीं। ट्रेडिशनल वास्तु में इंटीरियर की कोई बात नहीं होती, और फेंग शुई जो है वो पूरा का पूरा इंटीरियर के ही ऊपर ही है। फेंग शुई में एक्सटीरियर की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है। पहाड़ों में वो ऑप्शन ही नहीं था कि एक्सटीरियर में आप कुछ कर पाओ, इसलिए जो भी करना है वो इंटीरियर में करना है। हालांकि शुरुआत में आपको कुछ सिद्धांत साइट सिलेक्शन के और ये सारी चीजें फेंग शुई में भी बताएंगे, बट मेनली फेंग शुई जो है वो घर के इंटीरियर की बात करता है। वास्तु मेनली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्लॉट एंड एनवायरनमेंट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि प्लॉट में और एनवायरनमेंट, उसके आसपास का जो वातावरण है, उस चीजों, उन चीजों को बैलेंस करने के लिए वास्तु का मेन यूज होता है। जबकि फेंग शुई क्या है, फेंग शुई रूम्स के पोजिशनिंग की बात करता है और उन रूम्स के अंदर एलिमेंट्स को बैलेंस करने की बात करता है ना। रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ रूम्स और डोर टू डोर गेट से कैसे उसकी पोजीशन है, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे फेंग शुई के अंदर आती हैं। जब दोनों साइंसेस को आप इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि आपने घर के एक्सटीरियर को भी वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बैलेंस कर लिया, और घर के इंटीरियर को भी एलिमेंट्स के हिसाब से आपने फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार बैलेंस कर लिया, तो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तुरंत तुरंत आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, ये हम कल से चालू करेंगे। अब देखिए फेंगशुई में जो मेन हमारा स्टडी है वो एलिमेंट्स और उनके बैलेंस के ऊपर है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपने मार्केट में देखे होंगे। हाँ, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं फेंगशुई के अंदर, है ना। ये आपने मार्केट में देखे होंगे। ये सेकेंडरी रेमेडीज हैं सारी। जो प्राइमरी रेमेडीज हैं वो तत्वों को बैलेंस करना है अलग अलग प्रकार से,
वो आपको सिखाएंगे। और ये सारी जो है ये सेकेंडरी रेमेडीज हैं, और ये भी बेसिकली इंस्पायर्ड भारत से ही है, बस इसमें एक चाइनीज टच आ गया है। तो इनके अपने अपने अलग अलग, जैसे आप ये देखिए, ये कुबेर भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। इसको लाफिंग बुद्धा चाइना में कहते हैं, बट ये बेसिकली है कुबेर भगवान। देखिए ध्यान से। और इनका भी जो यूज है वो आप देखिए, फेंगशुई में क्या बोला गया, वेल्थ गॉड। वेल्थ गॉड कौन है? कुबेर देवता, है ना? तो अब ये देखने में आपको चाइनीज लग रहा होगा, लेकिन ये इसका जो इंस्पिरेशन है वो भारत से ही है। तो ये सारी इन सारी चीजों को किस प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे ये आप देखिए 9 ड्रैगन्स की एक रेमेडी होती है, तो ये भी हम देखेंगे, ये भी हम सीखेंगे। पर आपको इन पर निर्भर नहीं रहना, ये सेकेंडरी है। अगर आपको ये चीजें अपने घर में रखनी रखनी है, आप रखिए। इनको कैसे रखना है, कब रखना है, किस समय रखना है, वो सब आपको बताया जाएगा। पर मेन जो कॉन्सेप्ट वाइज हमको समझना है वो है कि तत्वों को किस प्रकार से फेंगशुई में बैलेंस किया जाता है। हम कलर के माध्यम से, फर्नीचर के माध्यम से, फर्नीचर के शेप के माध्यम से किस प्रकार से तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, वो हमें मेनली सीखना है। और उसके साथ ये सेकेंडरी रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी। जी, किसी का कोई सवाल अभी तक? योगेश जी। अ, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने जैसे शुरू में बोला कि फेंग सुई इज ए पार्ट ऑफ इंडियन वास्तु ओनली, जी तो जब सर हम जब इंडियन वास्तु पढ़ ही रहे हैं, मतलब जब हम ओरिजिनल पढ़ रहे हैं, तो फिर सेकेंडरी का सर क्या जरूरत है? सर जी, पूरा वेबिनार इसी पॉइंट को समझाने में निकल गया और आपको अभी तक वो बात समझ, कोई इनको जवाब देना चाहेंगे जिन्होंने समझाओ? जी, हैंड रेस कर सकते हैं। आयुष जी। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, वास्तु इन जनरल इट इज तोड़फोड़। आप फेंगशुई को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ नहीं है, ओनली प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड कलर्स इनसाइड द हाउस which can affect your जी total energies. That is what I felt like. नहीं सर, जी, ऐसा नहीं है, बिना तोड़फोड़ का बहुत वास्तु है। वो सारा जो है वो फेंगशुई का ही पार्ट है। अब आप ये नाम से कंफ्यूज मत हुई। जैसे अभी आपने कहा योगेश जी की बिना तोड़फोड़ का बहुत सारा वास्तु हाँ। है बिल्कुल है। पर वो उसी पार्ट को फेंगशुई कहा जाता है चाइना में। Feng तो Shui मेरा is मेरा taken in a broader sense, not in a smaller sense. सर मेरा क्वेश्चन वही है कि हम नाम बदल के उससे क्या फायदा है, क्योंकि बिना तोड़फोड़ का वास्तु तो हम पढ़ते ही हैं सर, तो नहीं उसको नहीं नहीं, चाइनीज आप नाम देने का समझिए, क्या मतलब है आज के सर? परिप्रेक्ष्य में जब आप वैदिक वास्तु कहते हो ना, तो उसके अंदर घर के एलिमेंट्स को बैलेंस करने की सेकेंडरी रेमेडीज नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका वो अपार्टमेंट बन गया, उस जमीन के अंदर कुछ नेगेटिविटी है, आप कैसे उसको दूर करोगे? बताइए, वास्तु की कोई मुझे उपाय बताइए। सर, इस केस में मैं एक केस सर को आगे बहुत शेयर करना सारे एक हैं चाहूंगा। मिनट, सर। योगेश जी को आंसर करने दीजिए जी। सर उसमें बहुत सारे हैं, कलर्स है, प्लेसमेंट ऑफ पिरामिड्स है, कर्टन चेंज करना है, कर्टन्स का कलर है, कर्टेन दरवाजा। चेंज करना जब आप कह रहे हो, तो वो तो रेमेडी फेंगशुई की हो गई। अब सर वास्तु आप का कोई उसको मेरे को आप आप ऐसा सिद्धांत बताओ, कहीं ऐसा नहीं नहीं सर, आप कोई उसको फेंग शुई बोलते हैं, मैं उसको ये बोलता हूँ कि रेमेडीज बोलता हूँ वास्तु की। अच्छा, तो आपके हिसाब से पर्दे का कलर चेंज करने से जमीन के अंदर की नेगेटिविटी चली जाएगी? सर कम तो कर सकते हैं, जा तो नहीं सकती, लेकिन कम तो कम कर हो जाएगी सकते। पक्का? हाँ सर। इसका कोई रेफरेंस है आपके पास, कोई श्लोक? सर बात श्लोक की नहीं है सर, जो वास्तु हम पढ़ रहे हैं उसके भी श्लोक नहीं आप है मेरे पास। आप नहीं, वास्तु आप कह रहे हो कि ये वास्तु में मेंशन्ड है, तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना सर, कि पर्दा चेंज करने से घर की नीचे की जो नेगेटिविटी है, जमीन की नेगेटिविटी, वो चली जाएगी नहीं सर, चली नहीं जाएगी, कम कर या सकते कम हैं। हो जाएगी। चलो, कम हो जाएगी। हम्म।
तो सर रेमेडीज का मतलब यही होता है? रेमेडीज का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो हिंदी मीनिंग तो यही है कि उपाय। नहीं, आप पॉडकास्ट वाली बातें कर रहे हो जो आजकल चलता है ना, कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, बिना रेफरेंस के। कहीं ना कहीं से तो सोर्स होगा ना उसका। आपने ये कैसे जान लिया कि पर्दे का कलर चेंज करने से जमीन के नीचे की रेमेडी नेगेटिविटी कम हो सर जाएगी? मैंने वो एक एग्जाम्पल दिया है। आप ना, आप पर्दे को अच्छा, पकड़ रहे चलिए, हैं। आप कोई ऐसा कोई रेमेडी बताओ जो आपको, जिसका प्रमाण पता हो। सर कलर्स हैं वॉल्स के। हाँ, तो वॉल्स के कलर कैसे करें, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। सर जो वॉल्स के कलर हैं वो हाँ जी। डायरेक्शन के हिसाब से वो एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए यूज करे जाते हैं। और ये चीज वास्तु के अंदर है। हाँ आपने सही कहा कि वॉल्स के कलर, भाई ईस्ट में अगर मैं रेड कलर कर देता हूँ ईस्ट की दीवार पे, जी। तो उस डायरेक्शन को हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है। बट ये चीज वास्तु नहीं के सर, अंदर मेंशन्ड ईस्ट है क्या? ईस्ट ईस्ट में येलो होगा सर। अब सर, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैसे करें ना। ईस्ट का कलर रेड है सर, येलो अच्छा, नहीं है। मैंने फर्स्ट, साउथ का रेड। चलिए ठीक है सर, आप ज्यादा जानते हैं। मैं ईस्ट का रेड है। अच्छा। बट सक्षम जी, मैं ये एक सवाल और ईस्ट करना चाहता ईस्ट हूँ आपसे। में अगर मैं रेड कलर कर देता हूं, वो कौन से घर में किया जाए? अंदर हम इंटीरियर की अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में हम रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। उसमें कुछ आपका इनपुट? नहीं सर, वो नहीं मालूम मेरे को। तो उसके लिए आपको ये एक चार्ट है जो आपको स्टडी करना पड़ता है, देखिए। ये हम्म। इस चार्ट से क्या समझ में आता है कि कहां पे कौन सा घर के अंदर एलिमेंट डिसबैलेंस्ड है, हम्म और उसके बेसिस पे हम बैलेंस करेंगे अंदर से। बाहर से तो नहीं कर सकते ना, हम्म बाहर से तो तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। हम्म। बेसिकली आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है, मैंने एक वर्ड यूज किया, साइंस। हम्म ठीक है। हम्म। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं। अब साइंस के अंदर फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, बायोलॉजी भी साइंस करेक्ट। है ना। मैंने आपको कहा कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आप ये कह रहे हो कि सर जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही वास्तु एक साइंस है। हम्म। वास्तु के अलग अलग सिद्धांत है एज पर ज्योग्राफी। हम्म। रेगिस्तान में जो वास्तु के सिद्धांत फॉलो होंगे वो अलग हैं, पहाड़ों में जो वास्तु के सिद्धांत फॉलो होंगे वो अलग हैं, और प्लेन ग्राउंड में जो वास्तु के सिद्धांत फॉलो होंगे वो अलग है, क्योंकि ये तीनों ज्योग्राफीज अलग अलग हैं। करेक्ट। तो पहाड़ों में जो सिद्धांत फॉलो होते हैं उनको वैदिक वास्तु में कोई नाम नहीं दिया, चाइना वालों ने उनको नाम दे दिया फेंग शुई। हम्म क्यों? क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश से, और चाइना भी पहाड़ों वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश भी पहाड़ों वाला एरिया। तो हम्म। उन्होंने यहाँ अरुणाचल में जो सिद्धांत फॉलो होते थे, या इवन हिमालय में जो सिद्धांत फॉलो होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स को एक नाम दे दिया फेंग शुई। हम्म। और हमारे लिए वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जिस कंडीशन में लोग जी रहे हैं अपार्टमेंट्स में, वो उन्हीं कंडीशंस में जी रहे हैं जहाँ जो पहाड़ों में है, जहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है बाहर से कुछ करने का। हम्म। सक्षम जी, मैं तो इस केस आज में के कुछ परिप्रेक्ष्य में ये दो चीजें अलग हो गई, मतलब फेंगशुई एक अलग साइंस बन गया, और वास्तु, जिसको हम वास्तु कहते हैं, वो एक अलग साइंस बन गया। आज के परिप्रेक्ष्य से दोनों है एक ही, पर वो एक मैं बाइफरकेशन आ गया।
मैं कुछ कहना चाहता हूँ सक्षम जी। हाँ जी। जी। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं जमीन से अपने घर की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर सकता हूँ तो मैं वास्तु को फॉलो करके आगे निकलूंगा। हाँ और अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल। रेडी अपार्टमेंट में जाता हूँ तो मुझे फेंगशुई के प्रिंसिपल्स मेरे को अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तोड़फोड़ करनी अलाउड नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैं और ऐड करूंगा। अगर आप रेडी जी। अपार्टमेंट में भी, नए अपार्टमेंट में आप शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं कि मुझे हम्म। नया घर लेना है, तब जी। भी आपको वास्तु फॉलो करना पड़ेगा, वैदिक वास्तु, कि आप अपने अनुसार एक अच्छा घर लें। अगर आपके पास वो वो ऑप्शन है डिसाइड करने का, आपके पास 10 ऑप्शन है, उसमें से आप एक चीज चूज कर सकते हो, तो वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से चूज करेंगे। आई कैन फॉलो द फेंगशुई वहां प्रिंसिपल पे फॉर अप्लाई होगा जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप फंस गए हो। आई कैन फॉलो द प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन पर्पसेस। यस। सिलेक्शन के लिए मैं उसमें जाता हूँ, लेकिन जब मैं एक बार सिलेक्शन के हिसाब से मेरी सिलेक्शन देखता हूँ तो उसके बाद मेरे को जो सूट करता है उसके अंदर चला जाता हूँ। तो अंदर जाने के बाद मेरे को उसके अंदर को अपने लिए कैसे बनाना है, दैट इज फेंगशुई। यस यस। तो सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए। 10 नए, आप नए घर में जाना चाह रहे हैं, 10 जी। नए फ्लैट आपके पास ऑप्शन में है ना? एक एक घर में फ्लैट नॉर्थ ईस्ट पे है, दूसरे घर में फ्लैट साउथ वेस्ट में है। एज राइट। पर वास्तु साउथ वेस्ट में बाथरूम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का राइट। बाथरूम दोष लेकर आए। तो अब बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास चॉइस है। अब आप वहां फेंगशुई पे निर्भर मत हो कि मैं नॉर्थ ईस्ट वाले बाथरूम के घर में ही जाऊंगा, फिर मैं अंदर से दोष बैलेंस कर लूंगा। ऐसा नहीं राइट। करना। हमारे राइट। पास अगर चॉइस है कि हम साउथ वेस्ट, जिस फ्लैट में बाथरूम है, हम वहां पे जाएं, तो हम उसी को चूज करेंगे। राइट। आई ठीक है। अंडरस्टैंड। आप राइट। उस घर में अंदर जाके अगर आप इंटीरियर कराना चाहते हो, आप फेंगशुई की हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। और ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। और बाकी फेंगशुई उन लोगों के लिए है जो कि आप फंसे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो हम्म। बहुत लार्ज लेवल पे रेमेडी कर पाए। वो नया घर नहीं ले सकते, वो शिफ्ट नहीं हो सकते, और घर में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, किसी को हेल्थ इशू आ रहा है, किसी को तो अब उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? अंदर से दोषों को बैलेंस करना पड़ेगा। वहां फेंगशुई काम करे। Usually the apartments do not allow to change the structures and all that. वो हम लोग जी को उसकी भी बिल्कुल परमिशन नहीं होती है। बिल्कुल। वरना जी स्ट्रक्चर तो दूर की बात है। आज ही मैं एक फ्लैट का वास्तु, दो वास्तु करके आया, एक फ्लैट का था और एक हाँ पूरे जी। फ्लोर का था। मतलब फ्लैट के वास्तु में ये भी ऑप्शन नहीं थी कि मैं उनको ये बोल सकूं कि भाई साहब ये जो चेयर रखी है ना इसको उठा के दूसरी जोन में रख दो। ये भी ऑप्शन नहीं है। एक चेयर भी मूव नहीं कर सकता। ठीक है, थ्री बीएचके का फ्लैट फ्लैट था, वो 1200 स्क्वायर फुट में था। हाँ जी। और उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर भी निकाल रखा था। सो 1200 स्क्वायर फीट में 3 कमरे, एक बारह ड्राइंग रूम, सौ किचन और एक वो भी निकाल रखा, सोचो। इसका मतलब तो सर हम लोग लग्जरी में रह रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट में टू बी मैं एच के वही तो है। कह रहा हूँ भाई साहब, मैंने उनका बेडरूम देखा तो मैंने कहा भाई कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म है ये। मतलब शुरू होने से पहले खत्म था। आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जहां अलमीरा बन गई, जहां का डाइनिंग रखा गया, जहां चेयर पर रखी है वो वहीं रखी रहेगी। जहाँ टीवी लगेगा वहां टीवी लगेगा, जहाँ फ्रिज है तो फ्रिज है। मतलब आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते। 1 इंच आपके पास जगह नहीं है कि उठा के सामान को, मैं कह रहा हूँ 1 इंच मैं खिसका के इधर नहीं कर सकता। ओ माय गॉड। ये हालत है। एक टेबल थी, मतलब एक वो सिटी टाइप थी, उसकी जगह थी। अगर मैं उसको खिसका देता हूँ दरवाजा बंद नहीं होगा। सोचो। इस तो स्थिति आपके पास कोई में, ऑप्शन ही नहीं है। तो सर इस स्थिति में ये फ्लैट का रह गया, दैट बिकेम पिजन होल। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब देखो ना, मतलब आप रिक्वायरमेंट है, जगह इतनी महंगी हो गई है तो क्या करेगा इंसान? लेगा ही ना उसको। तो भैया नहीं जो सर, बड़े इस मकान में स्थिति रह रहे हैं वो इसी बहुत बढ़िया इसी है। स्थिति में हमको कलर के माध्यम से और फर्नीचर के डिजाइन के माध्यम से चीजें चेंज करवानी होती हैं फेंग शुई में अंदर। राइट। यहाँ पर अंडरस्टैंड सर। एग्जैक्ट रेमेडी लगती है फिर कि कलर हो गया, फर्नीचर हो गया, टेक्सचर हो गया, कर्टेन हो गए, आपकी शेप्स हो गई। ठीक है, घर में जो भी सामान लाएंगे तो वो मतलब वो उसके हिसाब से लाएंगे। फिर वो चीजें हैं, ठीक है, पिरामिड लगाए, क्रिस्टल रखे, रुद्राक्ष से किया, यंत्रा से किया, बहुत सारी चीजें हैं। फिर जो भी कर सकते हैं फिर करेंगे ना फिर तो। लेकिन कुछ भी मूव नहीं कर सकते। अब बताओ, हमने तो सारा वैदिक सिखाया। हम तो वो वहां से सिखाते हैं आपको कि भाई आपके दिमाग में आया मुझे मकान बनाना है, तो हम कहते हैं हम आपको देश बताएंगे, वो तो सूट करेगा। सिटी बताएंगे, उस सिटी के अंदर एरिया बताएंगे। सोसाइटी बताएंगे, उस सोसाइटी में 10 बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग सूट करेगी।
एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं, कौन सा फेसिंग आपको सूट करे? भाई तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं, ले चुके तो अब क्या करें? फिर क्या? उसके लिए भी तो मतलब कुछ करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा हमें, या उसको बोल दे भाई तू तू रह ले भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम फैंक्शी पैसे से पढ़ाते आए हैं, अलग पढ़ाते थे, कभी इसका फ्री नहीं किया। अब हम क्यों फ्री दे रहे हैं इसके साथ? इसलिए दे रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है जब पढ़कर जाएगा, हम जो बता रहे हैं सारे प्रिंसिपल, वो 50% में लगेंगे ही नहीं। और वो 50% वास्तु कैसे करेगा? वो तो हाथ खड़े कर देगा कि सर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे हाथ में ही नहीं, कुछ नहीं। अब जैसे फ्लैट में था, अब एक वास्तु का प्रिंसिपल है कि भी नॉर्थ में सोते वक्त हेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब चाहकर भी भाई वो बेड हिल ही नहीं सकता वहां से, उन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा। आप बताओ क्या करूं? सोचो अब क्या 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 किया जाएगा इसमें? बेड हिल ही नहीं सकता, मतलब बेड की क्यों एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। वो सामने टॉयलेट का दरवाजा आ रहा है, इधर करता हूं तो मेन गेट आ रहा है, उधर करता हूं तो दूसरे अलमीरा बना रखी है, एक ही साइड है, और वहां बेड भी वहीं रहेगा, और एग्जैक्ट नॉर्थ में हटा रहा है। बताओ क्या करूं? उसको मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते हम, कुछ तो रेमेडी देंगे ना उसको। बस यही है। तो ये समस्या आ गई है, इसलिए हमने सोच विचार कर, हर चीज में ना हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। हम चाहते हैं हमारे यहाँ से जो भी पढ़कर जा रहा है ना, वो दी बेस्ट स्टूडेंट निकले, मतलब वो दी बेस्ट करे अपनी जिंदगी के अंदर, अच्छी कंसलेशन दे, मन से दे, जितना जानता है अच्छे से करके आए। और ये हम फेस कर रहे थे बच्चे, तो इसलिए हमने कहा यार ये कुछ बच्चे हैं पैसे से पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते किसी कारण से, तो हमने कहा इसको फ्री कर देते हैं, ताकि बच्चों के पास ऐसा होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं जिसका वो वास्तु नहीं कर सकते। तो ये पर्पज से लास्ट हमने लॉन्च किया है इसको, इसलिए फ्री पढ़ा रहे हैं। हालांकि देखिए वरना तो हमारा इतने साल हो सजेशन गए तो यही रहता पैसे से, है पैसे सर से पढ़ाते आए हैं। कि सजेशन तो यही रहता है कि लोग जो ट्रेडिशनल वास्तु की अप्रोच है उसी को फॉलो करें, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु क्या कहता है कि आप बीमार पड़ो ही ना, कि आप ऐसे आप प्रिकॉशन लो कि आपको बीमारी ना हो। फेंग शुई एक तरीके से क्या है, बीमार पड़ गए हैं तो अब सर दुख रहा है, उस सर दर्द को कम करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। तो भाई जो बीमार पड़ गया है, जिसको हेडेक हो रहा है, उसके लिए ये रेमेडीज है। बट अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और कोई वो समय दे सकता है, तो उसको जैसा वास्तु के प्रिंसिपल्स घर बनाने के लिए बता रहे हैं वैसा ही बनाना चाहिए। प्रिकॉशन लोगे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर प्रिकॉशन नहीं लिया, बीमारी आ गई है, तो फिर दवाई तो खानी पड़ेगी। पर दवाई पूरी तरीके से क्योर नहीं करती है, दवाई टेम्पररी क्योर करती है, इस चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो टेम्पररी बेसिस पे आपके घर के दोषों को दबा दिया जाता है फेंग शुई में। जब तक आपका अलाइनमेंट उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना हुआ है, जब तक वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपके घर में है, तब तक दोष दबे रहेंगे। कहीं कोई भी चीज अगर चेंज हो गई तो दोष फिर उभर आएगा। तो फेंग शुई दबा देता है चीजों को, ताकि आप के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो और आप आगे सही डिसीजंस ले पाए। कोई बार बार बीमार पड़ रहा है घर में वास्तु दोष के कारण, अब उस कंडीशन में आप उसको ये नहीं बोल सकते ना सामने वालों की तू अपना घर चेंज कर ले। वो बोलेगा मैं 50 लाख का घर कहाँ से ले लूं, वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं लोग घर में, उनके मेडिकल पे खर्चा हो रहा है। तो वहां पे दोष को दबाना जरूरी है उस पर्टिकुलर समय के लिए, वहां फेंग शुई हेल्प करेगी। सब कुछ सक्षम बस ऐसे भी ये लोग है। हैं, जैसे मैं एक फ्लोर का वास्तु करके आया, शायद 5, 4.5, 5 करोड़ का लिया है। अब क्या है ना, उनको किसी ने डरा दिया उसकी साउथ वेस्ट से एंट्री है, लेकिन बाकी सारा वास्तु ठीक था, लेकिन इसने डरा दिया कि ये चूट ही करेगा, आते हैं ना वास्तु वाले सो कॉल्ड, वो बेचारे डरे बैठे हैं। फिर उन्होंने किसी के रेफरेंस से मुझे बुलाया, बोला सर आप बताओ, आप जो डिसीजन लोगे, तो आप बोलोगे ना सर बेचना है तो मैं बेच दूंगा इसको, क्योंकि इतना डरा दिया लोगों ने। फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, बाकी चीजें देखी, मैंने कहा कि ये साउथ वेस्ट ना आपको सूट कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है सारी डायरेक्शन टोटलिटी में वर्स्ट होती है, नो डाउट साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कुंडली में आपका लग्न क्या है, राहु की प्लेसमेंट क्या है,
जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ पर आ रही है ना, फोर्थ हाउस कैसा है, D4 में आपका लगन कौन सा बना, फोर्थ हाउस कैसा बना, इन सबको एनालाइज करके हम ये भी बता सकते हैं कि बिल्कुल। वाकई में साउथ वेस्ट भी आपके लिए सूट करेगा नहीं करेगा। वरना तो वो इंसान इतना डरा हुआ, अगर मैं अभी आज बोला था ना, वो कहता मैंने इसी चक्कर में रजिस्ट्री तक नहीं कराई इसकी, अभी अभी नया परचेज किया उसने, बोला सर आप बेचो, बोल दोगे, आप बोलो नहीं ये सूट है तो मैं कल इसको बेच दूंगा, चाहे कितना भी लॉस हो। ऐसे भी लोग, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए। सत्या जी। सक्षम क्वेश्चन ले लो, तब तक एक आध बच्चा शायद नया ज्वाइन हुआ है, मैं उनको दिखा देता हूँ बैनर। जी एक क्वेश्चन है मेरे को। हाँ हाँ बोलो जी। बोलो बोलो, आप बोलो बोलो, बोलिए मैम। सक्षम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है, वो शायद अच्छा बोल ओके। नहीं रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलिए मैं दिखाता हूँ, अभी एक बच्चे का दो हाँ बच्चे के मैसेज आए हैं, सर हम अभी ज्वाइन किया है। तो ये कुछ उनको कंफ्यूजन है कि सर ये मतलब हमें अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इंडिविजुअली कोई स्पेसिफिक कोर्स सीख रहे हैं, जैसे आपने फैंक्शी सीखना है सिर्फ, तो उसकी फीस अलग है, 8,500 रुपये प्लस GST। आपने एस्ट्रो वास्तु सीखना है तो उसकी फीस अलग है, 8,500 रुपये प्लस GST। आपने पायरा वास्तु अलग से सीखना है तो 5,500 रुपये प्लस GST आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉम्बो ऑफर ले लिया हमारा, जिसमें हम आपको पूरा वैदिक वास्तु डिप्लोमा कोर्स कराएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो हमारा वैदिक वास्तु का डिप्लोमा कोर्स है, उसके साथ हम आपको ये तीनों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, टू द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार। और हो सकता है आखिरी बार भी हो। नया साल आ रहा है, नई जर्नी स्टार्ट होगी, चीजें कुछ बदलेंगी, तो हो सकता है ये बदल जाए। ठीक है, तो जो अभी सोच रहे हैं सीखेंगे, अगली बार सीखेंगे, तो अगली बार जरूर नहीं कि ऑफर ये मिलेगा। अब ये मैं इसलिए बता, ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रैप कर रहा हूँ कि नहीं अभी पढ़ लो, इसलिए कह रहा हूँ कि कल को अगर नहीं दिया तो फिर आप लोग आते हैं कि सर लास्ट टाइम दिया था हमने, तो लास्ट टाइम एनरोल करने की सोची थी। तो कुछ बच्चे और स्मार्ट है, सक्षम पता है क्या करते हैं, सर जी। सर अभी फीस भर देते हैं, लेकिन 2 महीने बाद सीखेंगे हम, क्योंकि उनको पता है कि आगे पता नहीं ऑफर मिले ना मिले। तो हम ऐसी फीस हम्म। नहीं लेते। ठीक है, जब फीस देंगे जो उस टाइम रहेगा वो आपको ऑफर मिलेगा, जो फीस मिलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ जी सत्या जी बताइए। हम पहले कल से फेंगशुई चालू करेंगे, हाँ 6 दिन के लिए। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, शायद किसी किसी को किसी ने पूछा है सर ये फैंक्चुई का तो बैनर दिखाया नहीं आपने, तो भाई वो भी बैनर देख लो, आप देख। सर ये मैं फैंक्चुई पूछूं का बैनर क्वेश्चन? है। ओके। एक मिनट में बस एक मिनट। तो ये ठीक है छह से ओके। सात दिन का, एक हफ्ते का कोर्स रहेगा हमारा फैंक्शुई वास्तु, और इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। मतलब कल से हमारा कॉम्बो कोर्स स्टार्ट है। ठीक है, तो हम पहले फैंक्शुई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने कॉम्बो लिया वो भी बैठेंगे, और जिन्होंने सिर्फ फैंक्शुई लिया वो भी बैठेंगे। तो इसको 8,500 रुपये प्लस GST पे कर कर आप पूरा फैंक्शुई का कोर्स कर सकते हैं, 7 से 8 दिन का रहेगा, मतलब 6 से 8 दिन का कोर्स रहेगा ये। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी हमारी। ठीक है, चलिए। हाँ जी जी सत्या जी बताइए। सर मुझे पूछना था कि विंचेम और यिनयान ये नॉर्मली आजकल सभी घरों में देखा गया, इवन मेरे घर में भी है, तो पर उसको कहाँ कैसे हम्म। प्लेस करना, ये अगर बता सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैडम देखिए कोर्स विंड में आएंगे चाइम। देखिए तभी बता पाएंगे वैसे। तो मतलब अच्छा। अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर 4 विंड्स है, 6 रोड की जी विंड चैम्प्स है, कलर्स हैं, उनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, किस पर्पस के लिए लगाना है। ओके। तो मतलब अलग अलग जोन के लिए अलग अलग से ये एलिमेंट को इनहेंस करता है। सर, यहाँ पे ना एक चीज और क्लियर करनी है कि ये विंड चाइम भी, ये बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट ही है, ये सब चाइनीज इंडियन है। नहीं है। वो तो पहले ही बता दिया कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ जी पर, हाँ। उनका जी। रूप बदल दिया गया है, इसको नाम बदल दिया गया है, फेंगशुई में कॉन्सेप्ट विंड इंडियन है। चाइम बोला जाता है, परंतु जो हमारे वास्तु में इसमें तो ये डेकोरेशन। विंड चाइम का सिद्धांत है, इसे नाद यंत्र कहा जाता है। नाद यंत्र जी। वही चाइना में, ये मैं आपको वही चीज समझा रहा था कि देखिए क्या होता है, पहाड़ों में हवा आती है एक तेज, एक ओके। पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जी। और वो जब उस यंत्र को छूती है तो उसमें से साउंड निकलता है जो पूरे घर में एक ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है। इसके अलग अलग पैरामीटर है।
तो तो ये इसको वायर कहा भी गया लगाना नाद चाहिए? यंत्र। अब वही चीज चाइना वाले वहां लेके गए, उन्होंने उसको विंड चाइम कह दिया। सर तो फिर इस हिसाब से तो नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए, नहीं, नॉर्थ वेस्ट पे लगाना चाहिए ये इसके, क्योंकि उसको ये वायर पे कहा गया है ना। आप कैसे कह रहे हैं? नहीं कुछ सर, उसको घरों वायर में पे नॉर्थ कहते वेस्ट में लगना चाहिए, लेकिन कुछ घरों में ये ईस्ट में लगाने के लिए सजेस्ट किया जाता हैं। है। ओके कुछ ओके घरों में ये साउथ ईस्ट में लगाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, साउथ ओके में इसको सजेस्ट नहीं किया जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन कि घर के अंदर कौन सा एलिमेंट, और ये हर घर के लिए नहीं है नाद ओके यंत्र। ओके जिसका एयर एलिमेंट दबा हुआ है और उस एयर एलिमेंट के दबे होने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको विंड जी चाइम दिया जाता है। जी सर। ओके हर किसी के, अगर आप अननेसेसरली विंड चाइम लगा दोगे ना, तो आपके माइंड में विचार बहुत ज्यादा आने लगेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। एयर एलिमेंट बढ़ा ओके दिया आपने। ओके, थैंक यू सर। ये मेरा येनियान और इसके लिए दोनों के लिए क्वेश्चन था। यिन यांग का भी कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए, आप आएंगे कोर्स में तो बताएंगे आपको यिन यांग सारा। जी सर। जिस तरह से हमारा जो तीन तरह की एनर्जी है, सत्व रजस तमस, एज जी पर वास्तु वैदिक वास्तु प्रिंसिपल, उसको ही चाइना यिन यांग में दो में कन्वर्ट करता है, जिसको हम तीन में कन्वर्ट करते हैं। जी जी तो कहाँ पर यिन होना चाहिए, कहाँ पर yang, यही तो मेन, ये मेन बेस है पूरे फेंगशुई का, यिन और yang। ठीक है, ओके इसको आएंगे कोर्स में अच्छे से समझाएंगे आपको, किसमें यिन है ओके किसमें yang है। हर जगह यिन yang है, हर जगह। जी घर के अंदर बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जहाँ पर यिन की जरूरत है, जहाँ पर yang की जरूरत है ना। जी कौन सा सर। आर्टिकल यिन देता है, कौन सा प्रोडक्ट yang दे रहा है एनर्जी, वही तो सारा वास्तु समझाना है आपको। और वही घर की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा, जी सर। जैसे अक्षर में बोला भाई, पर्दे लगाने ही है ना, कर्टेन लगाने जी ही ना घर में, फर्नीचर रखना ही है, जी बेडशीट लगानी है, कलर लगाना ही जी है, प्रोडक्ट यूज करनी है डे टू डे लाइफ में, कपड़े पहनने ही है। तो वहीं से तो यिन और yang क्रिएट करेंगे आपका, और किससे करेंगे? ओके एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जय श्री कृष्ण। शैलजा जी। नमस्ते सर। सर, पिरामिड वास्तु के बारे में मुझे कुछ कंफ्यूजन थी, उसके बारे में पूछना था। सर, मैंने वास्तु बुक सर्च करी थी, जिसमें जो ऑथर है कुलदीप सलूजा जी, उनकी बुक सामने आई थी। पिरामिड वास्तु सिर्फ धोखा, पिरामिड वास्तु शेयर चीटिंग। तो सर, वो टाइटल सुन के थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन हो गया पिरामिड वास्तु से रिलेटेड, कि इतने सीनियर ऑथर की ऐसी बुक मार्केट में आई है। तो क्या हमको पिरामिड वास्तु में बिलीव करना चाहिए? पहली तो बात है कि पिरामिड का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पिरामिड का मतलब है एक पर्टिकुलर शेप। पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड का मतलब है एक पर्टिकुलर शेप। हाँ जी। और जब एक पर्टिकुलर शेप एक पर्टिकुलर एंगल पर, उसके जो एंगल है, एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट एंगल पर अगर एक हम शेप का निर्माण करते हैं, वो शेप इस यूनिवर्स की कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वास्तव मतलब पिरामिड का बेसिक रूल बता रहा हूँ आपको। हम लोग कहते हैं सर ये प्लास्टिक के पिरामिड है, प्लास्टिक तो राहु है, प्लास्टिक के कैसे काम करे। वहां प्लास्टिक की बात नहीं हो रही है। वहां हमने चीजों को, हम तो कहते हैं गोल्ड के बनाओ, चांदी के बनाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन कौन अफोर्ड करेगा चांदी का पिरामिड, सोने का पिरामिड कौन अफोर्ड करेगा बताओ? तो इसलिए हमें प्लास्टिक का सहारा लेना पड़ रहा है या क्रिस्टल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जब एक पिरामिड की शेप एक पर्टिकुलर एंगल पर बनती है, तो एक शेप इस कॉस्मिक यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो घर में पॉजिटिव फैलाती है। और फिर इसको एलोबरेट किया गया डॉक्टर जितेंद्र भट्ट के द्वारा। ठीक है, पिछले 35 साल से 40 साल से इसी में काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं। उस पर फिर बहुत सारे सिंबल्स लगाए गए, कलर्स के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से चीजें इन्वेंट की गई। बस उस पर काम हो, चीजें काम करती हैं सारी। थैंक यू सर। ठीक है। सुषमा जी। हाँ सुषमा बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया था कि जैसे हमको जो भी वास्तु के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है और उसका एग्रीमेंट सिर्फ 1 साल का होता है, और उसके बाद अगर हम फर्नीचर वास्तु के हिसाब से कंसर्न करके ले लेते हैं भी, हमें डायगोनल लेना है या
कि जो जी भी डायरेक्शन का लेना है। तो एक साल हम्म के बाद अगर हम फिर दूसरा घर अगर हमारे को किसी मजबूरी में चेंज करना पड़ता है, तो किसका हम्म। मतलब फिर फर्नीचर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिर ऐसी कंडीशंस में ऐसे लोगों के लिए क्या वास्तु है? ये देखिए, आप एक अच्छा। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जी टेम्पररी 10 मिनट के लिए किसी ऐसे एरिया में जा रही हैं जहां पे गार्बेज डंप किया जाता हो, जी जी। ठीक है? तो आप अपना हाथ अपनी नाक पे रखोगे कि नहीं रखोगे? ऑब्वियसली रखेंगे। तो 10 मिनट के लिए टेम्पररी आप उस एरिया में गए और उस एनवायरनमेंट का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। जी जी सर। आपको गंदी स्मेल आ रही है, आप इरिटेट हो रहे हो, पड़ रहा है ना जी। प्रभाव? तो हम्म, टेम्पररी 1 साल तक आप जिस घर में रह रहे हो, उस जी घर का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, उतना ही जितना उस घर के ओनर के ऊपर पड़ेगा। कि वहां पे उसके नाम पे रजिस्ट्री है, तो उसके जी। हॉरोस्कोप से वो हाउस लिंक्ड है। आपके हम्म। हॉरोस्कोप से वो हाउस लिंक्ड नहीं है। जी आपको आपके हॉरोस्कोप से भी किस प्रकार से लिंक्ड है कि आपके योग ऐसे बने हुए हैं कि आपको किराए के घर में अलग अलग तरीके के घर में जाना पड़ेगा। जी लेकिन बेसिक तरीके से जो स्ट्रॉन्ग लिंकेज हॉरोस्कोप का है वो उसके हॉरोस्कोप से है जिसका वो घर है, जो मकान मालिक है। पर जी आपको कैसा प्रभाव उस घर में रह के पड़ेगा? एनवायरमेंटल। जी जी। तो उसके हिसाब से जब आप अपना फर्नीचर चेंज करोगे, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपकी हम्म, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सारी चीजें हम्म, बढ़ेंगी। अब आप जब घर चेंज कर रहे हो, किसी दूसरे घर में जा रहे हो, तो जी सर। आपने जिस प्रकार से फर्नीचर इस घर के लिए बनवाया है, हम्म, आपको नेक्स्ट घर में ये देखना है कि उस एलिमेंट की अधिकता उस घर में ना हो जाए। ऐसे घर में आपको शिफ्ट होना है। या जी। फिर अगर वो भी ऑप्शन नहीं है, तो आपने जैसे राउंड फर्नीचर किया है, राउंड फर्नीचर ये हम्म, एनर्जी होती अच्छा जी। है ना। अब आप नए घर में जा रहे हो, वहां पे भी आप देख रहे हो कि ये एनर्जी ज्यादा है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, तो हम मैस्कुलिन कलर्स का वहां पे यूज करेंगे उस घर में, जी। है ना। तो बैलेंस हो जाएगा इस अच्छा। यहाँ पर प्रकार ये से। सिखाया जाएगा आपको, जैसे सेक्शन में बोला कि भाई टेबल राउंड रख ली, और वहां पर जी सर। उसकी जरूरत नहीं है नए घर में। लेकिन उसकी सर एनर्जी अगर चेंज। हमारे पास अगर फर्नीचर ऑलरेडी हम लोगों, क्योंकि फर्नीचर इंसान बार बार तो चेंज नहीं कर सकता, और एक बार हमने ले लिया तो अब सिचुएशंस कभी कभी लाइफ में ऐसी आ जाती है कि भाई मकान मालिक ने बोला नहीं जी मैं तो बेच रहा हूँ अपना घर, अब आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब ऐसे टाइम ऐसे में तो अरे वही व्यक्ति वो वास्तु ही के तो हिसाब बता से कैसे बार बार घर को फिर वही 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 चीज फर्नीचर के आपको हिसाब बता से रहे हैं ना देखे? वही मैम, तो कि बता रहे हैं आप अभी आप कि नए उसको घर में कलर, उस जाओगे। पे मैट बिछा देंगे। जी उस अच्छा। टेबल के ऊपर एक कलर का मैट बिछा देंगे, और जो वो मैट रहेगा उस पर भी कौन सा डिजाइन होना चाहिए, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो कौन सा हो, इतना तो कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, ये तो हो कर, गया ये तो ठीक। पॉसिबल्स है। जी जी। हो गया ठीक, बस यही तो करना है और क्या करना आपको पहले ये देखना है कि जिस नए घर में आप जा रहे हो वहां पे कौन सी एनर्जी की प्रधानता है। और अच्छा। आपके पास जो अभी करंट फर्नीचर है, क्या वो उस एनर्जी की अधिकता तो नहीं कर देगा वहां पे जाके? उसके हिसाब से अपने फर्नीचर को थोड़ा सा बैलेंस करना है, कलर के हिसाब से, उसके ऊपर जैसे अभी बताया मैट के हिसाब से, उसके ऊपर डिजाइन के हिसाब से, बस। तो सर आपका जैसे ये कोर्स हमारा कल जो आप कह रहे हो कि फेंगशुई का शुरू है, तो उसमें क्या हमारे को ये सब नॉलेज भी मिलेगा? अगर हम इतना ब्रॉड में नहीं ले पा सकते क्योंकि सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो क्या उसके हिसाब से भी हमारे को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलेगी इसमें फेंगशुई में? फेंगशुई का यही तो पर्पस है मैम, थोड़ा यही बहुत ही गाइडेंस सारी देना चीज आप नहीं होगा। पर्पस है फेंगशुई का। थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, सारा मिलेगा। जी जी। नहीं जैसे थोड़ा क्या आपका इतना मिलेगा। वास्ट कोर्स है ना कि भाई इतने सारे आप करवा रहे हैं कॉम्बो में, तो अगर हाँ तो उसमें हम आप एक ही लें? हाँ तो आप कर सकते हैं कि, लेकिन हम चाहेंगे आप सारा करो। समझिए कि एक कोर्स आपको 8,500 प्लस जीएसटी कितने, लगभग 10,000 के आसपास पड़ेगा। जी। और 20,000 प्लस जीएसटी हम सारे करा रहे हैं आप। जी जी, ठीक है सर। तो कौन सा अच्छा है? और ये भी क्योंकि बता दो पक्का है, जिसने फैंक्शुई कर लिया ना वो सारा ही करेगा। अभी जी नहीं करेंगे सर, बाद में थैंक यू करेंगे, सर। तो पैसे फालतू दे देंगे। मतलब आपको 50,000 रुपये देने अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं सर, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है ना कि भाई इस समय ये कर अरे लिया फिर चलो। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम कौन सा ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आप तो पुराने स्टूडेंट हमारे, जी हम तो सर। सभी सभी के लिए कहते हैं चल बेटा तेरे पास नहीं है तो आधे अभी दे दे, आधे अभी दे दे, कोई बात, फिर क्या फर्क। जी सर, थैंक यू हम सर, तो इतना थैंक तो यू। सपोर्ट करते हैं जी सर, वो आपको। तो जानती हूँ आप बहुत हेल्पफुल हैं। हाँ तो बस जी। बस, फिर क्या दिक्कत है। ठीक सोचना है नहीं सर। होता, नॉलेज देखिए, नॉलेज का कोई प्राइस नहीं होता, पहले तो बता दूँ।
जी सर। और जितनी हम आपको दे रहे हैं ना, मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा इस कॉस्ट में। जी। मैं हर आई को एम नॉलेज वेरी नहीं लकी। मिलेगी, ये नॉलेज नहीं मिलेगी, कॉस्ट की तो दूर की बात है। जी सर, नहीं मैं तो वैसे बहुत लकी फील करती हूँ, सब भी आपका वेबिनार देखती हूँ। तो अभी मैं कहीं किसी और के हाथ की, तो मैं बाहर बालकनी में आके मैंने कहा आपका देखा था मैंने, तो मैंने कहा नहीं, ये मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा कोई मुझे बात नहीं, लगा कि रिकॉर्डिंग क्योंकि मैं भी उस रिकॉर्डिंग देख परिस्थिति लेना। से गुजरी थी कि हम शिफ्ट करने का जो होता है ना प्रोसेस हाँ, सबका, तो उसी हिसाब से हाँ, पूछा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नीलम जी, और एक नमस्कार छोटी सी सर। इंफॉर्मेशन आपको पहले और दे दें, 1 मिनट नीलम जी। हमारे इसी वीक में 2 अपकमिंग कोर्सेज हैं। पहला कोर्स, उस कोर्स का वेबिनार आज से 4 दिन बाद मैं लूंगा, मैरिज मैच मेकिंग एंड मैरिज मुहूर्त, जिसमें मैच मेकिंग को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ 26 जो आपके गुण होते हैं, अष्टकूट मिलान, जिसमें माना जाता है कि 26 से ऊपर नंबर आ जाए तो मैरिज सही है, वो मैच मेकिंग नहीं है। दो सोल्स का कनेक्शन आपस में कैसे जुड़ता है, वो मैच मेकिंग है। तो मैच मेकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मैरिज के मुहूर्त के बारे में हम देखेंगे। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वर्कशॉप है, इसी वीक वो लॉन्च होगी। और उसके जस्ट बाद में हम ज्योतिष की सबसे प्राचीन पद्धति, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, BNN, उसका इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक वर्कशॉप हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी भी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। तो जिस भी ग्रुप में है आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। जी नीलम जी। सर क्या कारण होता है कि कोई अपना एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कौन सा योग होता है कि उस कोई अगर अपना मकान बनाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, या फिर जैसे ही गृह प्रवेश करता है उसकी डेथ हो जाती है देखिए, महीने बहुत की सारे शुरुआत रीजंस में? हैं, बहुत जी। सारे योग ऐसे हैं। और यहाँ पर एक योग हॉरोस्कोप से भी आता है, और दूसरा गलत मुहूर्त में गृह प्रवेश करना, या जो गृह आरंभ हम बोलते हैं। तो मुहूर्त का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुहूर्त में ऐसे सूत्र आते हैं। अभी मैंने संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र का एक कोर्स करवाया था, जिसमें यही चीज बताई थी कि पहली नींव आप कहाँ पे खोद रहे हैं, उसका एक डायरेक्शन होता है, जो कि सूर्य के गोचर के ऊपर निर्भर होता है। और वहां पे एक सर्प की कल्पना की गई है कि सर्प का मुंह इस डायरेक्शन में होगा इस दिन, उसका मध्य भाग इस डायरेक्शन में होगा, उसका जो पूंछ है वो एक डायरेक्शन में होगा। तो ये 3 डायरेक्शंस में अगर आपने नींव खोद दी तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चौथा जो बचा हुआ डायरेक्शन है, वहां पे नींव खोदी जाती है। ये मुहूर्त का सिद्धांत है। तो मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों में। अच्छा, ये और सेक्शन मैं बताना दूसरा भूल जो गया। है वो फिर आपके हॉरोस्कोप से भी है। ये बताना भूल गया, इसमें मकान से रिलेटेड जितने भी मुहूर्त रहेंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, वो बताए जाएंगे आप। सारा मुहूर्त मतलब पूरा मुहूर्त शास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे सक्षम संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र पढ़ाता है, उसमें तो बड़े सारे तरह के मुहूर्त पढ़ाए। क्योंकि यहाँ पर हम आपको मकान के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर मकान से रिलेटेड जितने भी मुहूर्त रहेंगे, नींव कहाँ से खोदनी है, काली शिला कैसे रखनी है, सब ढलने की बात की सर गई है, एक काम सोना करते चांदी। हैं, ये शिला वाला जो अभी ये सर्प वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जरूरी है। और ये हम ना ये वाला एक मुहूर्त फेंग शुई में भी इंक्लूड कर देते हैं, कल उनको ठीक, यही पढ़ा देंगे। चलो क्योंकि एक ही बात है, इससे मतलब लोगों वो को तो। बहुत नुकसान एकदम, क्योंकि वो गलत नींव अगर खोदते हैं ना, तो वहां हाँ, मैंने देखा है बहुत बुरा फंसते हैं। बिल्कुल तो आते हैं, ये बिल्कुल आते सबको बत, फेंग शुई में भी ये बता देंगे। फिर बाकी मुहूर्त आप वास्तु के कोर्स में बताना। ये हैं। ठीक है, गृह आरंभ का जो मुहूर्त है, ये कल मैं इनको फेंग शुई में पूरा समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ओके, जरूरी है। तो जो ठीक अलग है। से भी फेंग शुई कर रहा है, कम से कम वो गलती ना करे। हाँ, और जितने भी मुहूर्त होते हैं, चौखट कब रखनी है, लेंटर कब डालना है, जब बोरिंग करना है तो उसका एक मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश है, तो इसमें मुहूर्त भी पूरा कवर किया जाएगा, और वो भी सारा पूरा शास्त्र संबद्ध, ज्योतिष के अनुसार। आपको नहीं आता, बता देंगे सारा आपको कैसे रीड करना है, कौन से नक्षत्र अच्छे होते हैं, ठीक है, कौन सी तिथियां अच्छी होती हैं, कौन से वार अच्छे होते हैं, तो वो पूरा आपको डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए। रियलमी।
राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये जो अपन शल्य भूमि का निरीक्षण करते हैं तो शल्य की जो क्रियाएं करते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति को कैसे पता चलता है? वो बताएंगे ना, आपके यही तो कोर्स का बताना है। पार्ट है सर, पार्ट ऑफ सिखाएंगे द आप। कोर्स है, सिखाएंगे आपको कि शल्य शोधन कैसे किया जाता है, कैसे पता लगेगा हमें कहाँ पर हमारे प्लॉट के अंदर शल्य है। हम्म, और इनकी कोई रेमेडी नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको। इसलिए ज्यादातर लोग परेशान है आज की डेट में। इतने महंगे महंगे घर ले लिए, करोड़ों करोड़ों के घर ले लिए, लेकिन सब परेशान हैं। ठीक है। और पहले पूरा वास्तु के प्रिंसिपल लगा कर इंसान रहता था, एक झोपड़ी बनाकर रहता था, खुश रहता था। और वास्तु का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, आपको बता दूं मैं, गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सबने वास्तु कराया हुआ है, जिसका भी नहीं नाम सर ले। ये मुकेश अंबानी को सब जानते हैं, मुकेश अंबानी का जब घर बन गया उसके बाद भी कुछ वास्तु डिफेक्ट रहे और फिर उसने तोड़ फोड़ कुछ करेक्शन करके फिर ठीक किए। शिवसेना का जो मुख्यालय है वो वास्तु के अनुसार बनाया गया। इवन तक कि बीजेपी का जो हेड क्वार्टर दिल्ली के अंदर बना है वो भी शिफ्ट नहीं हुए थे, वहां पर भी कुछ वास्तु दोष निकला बाद में। उन्होंने जब ठीक कराया तो उसके बाद बनने के भी कम से कम 1 साल बाद उन्होंने वहां शिफ्ट किया। और नहीं मोदी जी की स्पीच सुन लेना, 2014 के बाद, 14 या 15 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्लियर कट बोला था कि उन्होंने बोला था कि जिस तरह से वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जब तक ठीक ना हो पूरा घर ठीक नहीं हो सकता, इसी तरह से आज तक इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को इग्नोर किया गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इग्नोर किया गया। अब मेरी सरकार सबसे ज्यादा काम नॉर्थ ईस्ट में करेगी इंडिया के। और तब से देखिएगा, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बहुत सुधारा है, वहां स्पेशल ध्यान दिया है। बाकी किसी गवर्नमेंट ने आज तक नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा तक नहीं, किस हाल में जी रहे हैं वो राज्य। और आज देखिएगा भगवान की कृपा से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन चीजें कितनी ग्रो कर रही है, हमारा नेम फेम हो रहा है, दुनिया में पहचान बन रही है हमारी। तो बता, इतने ब्रॉड तक चीजें लगती हैं, सोचिए। हाँ सर। सर इसमें तेजस्वी तो पूछ वो ये बिना दिव्य शक्ति के तो आदमी पहचान ही नहीं पाएगा कि शल्य चिकित्सा तो। सर किसी ने मकान बना लिया, फ्लैट में शिफ्ट हो गया 20वें माले में, अब मैं बिल्डिंग तो तोड़ने से ना जाके नहीं वो तो नहीं टूटेगी सर, एक कमरा बना लिया वो भी नहीं तोड़ पाते लोग। फिर बस। तो हमारा फर्ज है सिखाने का। हमारे गुरु ने बोला बेटा तूने सिखाना है, कोई करे ना करे। 10 में से 1 लोग तो, 2 लोग तो आते हैं हमारे पास आज भी, जो प्लॉट लेते हैं पूरा, हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, पूरा शल्य शोधन कराते हैं, साइट सिलेक्शन कराते हैं हमसे। अ, देखते हैं कि बंदे का नक्षत्र क्या है, उस प्लॉट का नक्षत्र क्या है ना, भूमि सोई हुई तो नहीं है, जागृत अवस्था में तो नहीं, जागृत अवस्था में है नहीं है। तो जो पूछते हैं हम बताते हैं, और वही सारी चीज अब आपको सिखा रहा हूं। सिंपल। थैंक तो जिस जिस लेवल पर आपको कंसल्टेंसी मिले, मना तो है ना करोगे आप। ये तो नहीं कि आपको फ्लैट वास्तु बोला जी मैं नहीं करने जाऊंगा, क्यों? क्योंकि तुमने बाकी चीज मेरे से पूछी नहीं। डॉक्टर मना करता है कि भाई तू कैंसर के आखिरी स्टेज में क्यों आया, मैं नहीं तेरा इलाज करता। तो फर्क है भाई इलाज करना, अपने दी बेस्ट देना। और कोई पहले आ गया तो उसका इलाज संभव है, कोई आखिरी मोमेंट पे आया तो हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी तो करेंगे ना उसको बचाने की, कि प्रॉस्पेरिटी लाने की। बस वही काम होगा। यू सर। चलो। हाँ तेजस्विनी जी, आपके कुछ डाउट थे, मैं सुन रहा था, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला, चलो बाद में पूछेंगे। हाँ, उनका आपने पूछा ये था शायद कि सवाल इनका था कि सर्टिफिकेट मिले नहीं मिलेगा। यस जी डेफिनेटली आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये समझिएगा हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सब जानते हैं और रिकॉग्नाइज्ड है हमारा। ठीक है। जी सर, जय श्री कृष्णा। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, पूरा कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है बैठ के बस, बाकी सारा काम हमारा है। सर जो क्लासेस रहती हैं वो हमारे पास कब तक रहती हैं? जब तक आप सीख नहीं लेते। जी जी सर। कितने दिन में सीखोगे? नहीं, आपने टाइम तो 1 मंथ दिया है, जैसे कभी कोई बात अरे चीज है भाई, तो रिपीटेड देखना हो। नहीं तो जो हम लाइव क्लास दे रहे हैं वो 1 महीना तो मेरी चलेंगी, फिर सक्षम पढ़ाएगा, फिर मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगा, तो मतलब 2 महीना मान के चलो। वो हम्म। अलग है। एस्ट्रो वास्तु, पायरा वास्तु, फैंक्शी वास्तु वो अलग है। 1 महीना तो मैं आपको जो वैदिक वास्तु है वो पढ़ाऊंगा, ट्रेडिशनल वास्तु है, मॉडर्न वास्तु है, सब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मोटा मोटा 2 महीने लगेगा।
तो ऐसा नहीं कि दो जी महीने के बाद वो रिकॉर्डिंग हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेंगी वो, जितनी मर्जी बार देखो। कब तक देखो? जब जी तक आ नहीं जाता। कब तक सीख लोगे? जब तक यूट्यूब है तब तक रहेगी रिकॉर्डिंग आपके पास। जी सर। ठीक है। और बताओ क्या क्वेश्चन आपके? बस यही पूछना था सर, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मैंने आज तक कभी कोई क्लास ज्वाइन करी नहीं है, कोई बात तो नहीं, पहला इसीलिए। एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही होगा, चिंता ना करें आप। अगर आप जुड़ते हैं तो पहला जी एक्सपीरियंस सर। आपका अच्छा ही होगा, ये दावा कर सकते नहीं हैं। नहीं, बिलीफ सिस्टम है आप पे, बस क्लास के ही पूछ रहे थे और कुछ नहीं। हाँ कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ शैलजा बोलो। सर इस कोर्स में हमको एल रॉड, ऑरा स्कैनर, सर ये सब टेक्निक्स। क्या करोगे ओरा स्कैनर? वो तो कोई भी सिखा देगा, जो हम सिखा रहे हैं वो सीख लो। ओके सर। ओरा स्कैनर तो कहीं भी कोई गली नुक्कड़ में बैठा होगा ना वो भी सिखा देगा, जी लेकिन सर। जो हम सिखा रहे हैं वो कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है। देखिए ओरा स्कैनर क्यों नहीं सिखाते? ओरा स्कैनर के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। हाँ जी। कभी ऐसा प्लान करेंगे आगे फ्यूचर में कि दिन रखेंगे, जिसने आगे सीखना सीख लो ओरा स्कैनर। लेकिन ओरा स्कैनर से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है। ओके बिना सर। उसके ओरा स्कैनर बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। जब तक ये ट्रेडिशनल चीजें, मॉडर्न वास्तु नहीं सीखा, तब तक ओरा स्कैनर से ही अगर आप वास्तु करने जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। हाँ उषा बोलो। आप तो ये बात कह रहे हैं सर वो डॉक्टर बना रहे हो आप हमें। सर वो एक होता है ना, वो कान पे लगाते हैं और वो नर्व चेक करते हैं, सर उसको यूज करना बताओगे कैसे करते हैं? अरे तो कोई भी बता देगा। डॉक्टर तो बन लो नमस्कार। हमसे। हाँ उषा नमस्कार बोलो। सर। उषा नमस्कार बोलो। सर। नमस्कार। सर पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन क्या होता है सर, उसमें क्या होता है सर? ये थोड़ा डिफरेंट है टॉपिक से। अभी आज का टॉपिक नहीं है, फिर किसी वेबिनार में बताएंगे। उसको अच्छा बोलते सर, हैं एक चीज पीएलआर, और सर। पोस्ट लाइफ रिग्रेशन। अच्छा सर। सर एक चीज और, जैसे जैसे सपोज हम लोग भी करते हैं, जैसे आपसे और कोर्सेज भी हमने किए हैं अगर हम लोग करते हैं सर, तो टाइम मैनेजमेंट मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ। जी सर। ये बात बताओ, मोदी के पास भी वही 24 घंटे हैं? अच्छा कोई ऐसा इंसान है धरती पर जिसके पास 24 से ज्यादा घंटे हो? सर लाइव उधर उधर वहां पे एस्ट्रोसेज का लाइव भी लेना है सर, वो 2-3 घंटे का टाइम वो भी मांगते हैं, कहाँ से अरे मैनेज तो फिर होगा? क्या हो गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी के पास भी वो 24 घंटे है ना। वो पार्टी भी देखता है, वो अपना पीएमओ भी देखता है, सारी सारी मैनेजमेंट संभालता है, फिर विदेश भी घूमता है, सब कुछ देखता है वो। हम्म। जी सर। तपस्या करनी पड़ेगी। ये बच्चे पता है आजकल के क्या हो गए हैं, वो कहते हैं सब कुछ हमें हमारे कंफर्ट जोन में मिलना चाहिए। वो दिन भूल के बेटा अपने बड़ों से पूछो, वो नदी तैर कर स्कूल पढ़ने जाते थे। अब तुम्हें घर में कैब लेने आती है, बस लेने आती है, तुम तब भी नहीं स्कूल जाते, इसी स्कूल में हम्म। जा रहे हो। है ना? वो फट्टी पट्टी पर लिखा करते थे, अब कंप्यूटर आ गया तब भी नहीं पढ़ता बच्चा। तो हम्म। जितना कंफर्ट जोन में रहोगे ना उतने आलसी बनोगे। और ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। सर मैं ये, सर मैं वो, मैं सर मैं बेचारी, सर मेरे पास टाइम नहीं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार। किसका नहीं है? सबका है। किसका नहीं है? हम्म। सबके पास 24 घंटे हैं। अच्छा। डेडिकेशन, भक्ति, भक्ति कितनी है? रोज खाना खाते हो नहीं खाते? चाहे कितना बिजी इंसान, खाना खाना भूलता है क्या? नहीं अगर सर। आप मतलब सुबह भक्ति करते हो, भगवान की दिया बत्ती करते हो, तो आप जितने भी लेट हो रहे हो, चाहे कोर्ट में नमस्कार कर जाओगे, दिया बत्ती करके जाओगे ना, जाओगे या छोड़ दोगे? टाइम नहीं मिला। हम्म। तो जो जी सर। डेली रूटीन की चीज, इनको आप ये क्यों नहीं मानते? पार्ट ऑफ लाइफ है ये हमारा, ये भक्ति है। इसको सब्जेक्ट समझ के क्यों पढ़ते हो आप? हम्म। सब्जेक्ट समझ के पढ़ोगे तो सब्जेक्ट रह जाएगा। सर एक जब चीज और भक्ति पूछना था सर मुझे। शास्त्र समझ के हम्म। पढ़ोगे तो अब समझ में आएंगी चीजें। जी सर, एक चीज और पूछना सर, जैसे ज्योतिष आप सिखाएंगे सर आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में क्या, अभी अभी आ रहा है। बीएनएन लॉन्च हो रहा बिल्कुल है आ मैम, रहा है ना, भक्ति बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी अभी आ रहा है। दिसंबर में लॉन्च होगा हमारा। सर वो ज्योतिष से अलग होता है या यही होता है सर? ज्योतिष। अब ये आप उसी वेबिनार में आपको एक्सप्लेन आप एक बार करेंगे। वेबिनार में आया तो पता लग जाएगा। ठीक है। नहीं सर, मैं तो सारे वेबिनार थोड़ा लेट हो जाता है मुझे, लेकिन मैं अटेंड कोई करती हूँ बात नहीं, ऑलमोस्ट। कोई बात नहीं। अगर देखिए, देखिए आप सभी सर, के लिए एक बार फैसिलिटी ये है। सबको क्लियर कर दें कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन, भृगु नाड़ी, हमारे प्लेटफॉर्म में हमने ही सबसे पहले ऑनलाइन लॉन्च किया था। इसके पहले
ये था ही नहीं, ये मोडेलिटी इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं थी ऑनलाइन। तो हमारा, आप अभी भी यूट्यूब पे देखेंगे तो मेरे सर के चैनल पे काफी वीडियोस हैं। करीब से 3 साल पहले हमने फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया और उसके बाद से हर कोई इसमें आ गया, लेकिन हर कोई पढ़ा नहीं पा रहा, समस्या ये है। दिक्कत तो यही है। बहुत ही प्राचीन ज्योतिष की सबसे प्राचीन पद्धति है ये, जहां पे सिर्फ 2 प्लैनेट से सारे प्रिडिक्शन होते हैं, बृहस्पति और शनि। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वेबिनार में आना, बहुत सारी अच्छा, चीजें जो आपको लोग जो लोग सच में वेबिनार में नहीं आ पाते, तो हमारे मेरे यूट्यूब पर मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा। वहाँ 1,000 से ऊपर वीडियो है, 1,000 से ऊपर। सोचो, आप जिस टॉपिक पर नॉलेज चाहते हैं, सिर्फ टॉपिक टाइप करो, उसके उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। देखो उनको बैठ के, वहां से नॉलेज लो। तब तक जो चीज अट्रैक्ट करती है उसका पूरा कोर्स कर लो। बस। हम्म। और अभी 6 तारीख को मैच मेकिंग और मैरिज मुहूर्त का भी, पूरा ज्योतिष का ही वो टॉपिक है, उसका भी वेबिनार है, उसका भी वर्कशॉप लॉन्च हो रहा है। उसमें भी आप आ सकते हैं। जैसे आपने बताया आप एस्ट्रो सेज में हैं, तो ये सवाल आपके पास सर मैरिज वो से आज ही रिलेटेड। ज्वाइन किया था सर मैंने। जी। आज अच्छा, ये ही अभी ज्वाइन बच्ची किया आएंगे, अभी ये मैरिज अभी मेरे से रिलेशन वाले टैरो आएंगे। करके गई है, अभी इसको टैरो का सर्टिफिकेट दिया है, और ये कमाने भी लगी। कल से इसकी कमाई था। स्टार्ट हो जाएगी। जी सर, आज ठीक ही है, से शुरू किया सर। सर मैंने आज ही केवल शुरू किया। प्रैक्टिस के लिए किया है सर। मैं तो भी सिर्फ केवल ये जानना चाहती हूँ मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। नहीं नहीं, आज अच्छा अच्छा करोगे। तो हमारे जो हम्म। टैरो पढ़ते हैं भाई, अच्छा, टैरो का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है हमारा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये तो रूटीन में चलते रहते हैं हमारे कोर्सेज। तो टैरो में तो ये है कि बच्चा कैसे फटाफट कमाना सीखे। इस बच्ची ने कोर्स किया, ये किसी ऐप पर लग गई है। तो ये बच्चे कहते हैं सर हमें लगवा देना। मैं कहा क्यों लगवा देना, क्यों हम किसी का ऑब्लाइज लें। तो प्रोसेस से जाओ, इंटरव्यू दो, हमारे बच्चे को फेल करके दिखाए। हम तो देखिए, ये कौन बोलेगा जिसको पता है कि हमने अच्छा पढ़ाया, हमारे बच्चे अच्छा पढ़े हैं। ठीक है, इस हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो रिक्रूटमेंट वाले हैं या उनके मालिक हैं जो हमें, मुझे पर्सनली नाम से ना जानते, या मेरे एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म को ना जानते। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं महान आदमी, आप लोगों ने महान बनाया है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में जितने भी ऐप है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट एस्ट्रो गैलेक्सी ने दिए हैं उनको, जो नहीं उनको ये तो कमा है। कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो बच्चा कमा कर देगा तो वो पूछेंगे ना भाई कहाँ से आया, देखो जरा। वही सारे ऐप वाले हमसे कहते हैं सर हमसे ना वो एग्रीमेंट कर लो आप, कि सारे बच्चे हमें दोगे। सर मैंने कहा भाई उन्होंने ऐसा कोई। हाँ, बोलो उन्होंने बोलो। इंटरव्यू मुझसे पूछा था सर, मुझे मुझे मैं मुझसे पूछा था कहाँ से सीखा था, मैंने नाम हाँ बताया, वो नाम सुनते ही जो है थोड़ा सा बड़े इम्प्रेस हो गए कि मतलब सर हाँ सीख के आए हैं। हाँ, मैं तभी तो जी कह रहा सर, हूँ बेटा, ये सारे जानते हैं, हमें नाम से जानते हैं। वो बड़े इसलिए वो इम्प्रेस हो गए कि इंटरव्यू, अच्छा सर से जब सीख के नाम ले आए आप। लेते हैं ना, तो वो इंटरव्यू सिर्फ एक नाम का रहता है। उनको पता है कि सर के यहाँ से जी पढ़कर आया सर, तो जी जी बच्चा जी। प्योर होगा, पढ़कर ही आया होगा। जी सर, ठीक है, तो बस। काफी इम्प्रेस हो गए थे आपका नाम सुनते ही ना। ये मैंने पहले बोल दिया था ना तुम्हें कि वो तो इंटरव्यू जी तो सर, नाम का रहेगा। सर तुमने नाम बताना है कहाँ से पढ़कर आए उन्होंने हो, दो बस। बार मुझसे कंफर्म किया, आप फिर हाँ, से बोलिए, मैंने नाम बोला दोबारा से, तो बोलते अच्छा ठीक है। क्योंकि फिर तेरे उन्होंने से दो चार पहले ना क्वेश्चन, हजारों बच्चे जा चुके हैं वहाँ, हजारों बच्चे मेरा नाम ले उन्होंने लेते मुझसे मुश्किल से सर 10 मिनट में ही मेरे से बस क्लैरिफाई किया और उसके बाद हैं। बस, बहुत ज्यादा अब एक लंबा मैं नहीं, जबकि हाफ एन आवर का था वो। मैं कह रहा हूँ नाम का होता है। आपको पता है कि मेरे यहाँ से पढ़ के गया गए आप, मेरे सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट मैं दूंगा ना आपको, सबमिट करेंगे वो, करवाएंगे आपसे, बस हो गया सर। जी सर। ठीक है, सर वो जो सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है सर ऑनलाइन, तो उसको हमें कॉपी वहां से निकलवानी पड़ेगी ना, मतलब जैसे किसी। निकलवाना कुछ नहीं होता, सब ऑनलाइन चलता है। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन चलेगा, ओके ई सर। सर्टिफिकेट जाएगा वहाँ पर, वो पोस्ट करने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो सर्टिफिकेट पोस्ट कर देना वहाँ पर। डॉक्यूमेंट मांगेंगे सारे आपके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक बैंक अकाउंट डिटेल, सर्टिफिकेट, वो दे वो देना। सब तो ले लिया सर उन्होंने मुझसे। ले लिया, बस ठीक है फिर, ठीक है, हो जाएगा जो सर्टिफिकेट तो प्रोसेस है। आज ही इशू हुआ है सर, तो आज नहीं दे पाई सर्टिफिकेट, जब मांगेंगे तब दे देंगे। कोई जी बात सर। नहीं, कोई बात जी नहीं, ठीक सर, है। थैंक यू सर, तो मेरा थैंक यू नाम वेरी ले दिया, वही सर्टिफिकेट है बस। मच। जी सर, वो शायद इसीलिए नहीं मांगा होगा सर, मे बी। नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मेरा नाम कोई भी ले देगा, ऐसा नहीं ना। जी सर्टिफिकेट तो मांगेंगे, सर। वो पक्का मांगेंगे, लेंगे जी, सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी चलिए चेकआउट कर बढ़िया। रहे होंगे ना सर, जैसे भी, जैसे कि देखते हैं ना कि देख रहे होंगे कि इस चीज के लायक है भी कि नहीं है, शायद नहीं नहीं, मे बी। वो हो जाएगा, हो जाएगा सब, कोई दिक्कत। जी सर, ठीक है, थैंक यू चल। सर, थैंक यू। तो अच्छा लगता है ना, बच्चा पढ़ गया, 1 महीने कोर्स किया, अपने लायक हो गया। अभी बच्ची 10, 15, 20 हजार रुपये महीना कमाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, जितनी मेहनत करेगी आगे 50,000, 60, 70 लाख पहुंच जाएगी आराम से, साल भर में।
तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। जैसे भाई मुझे तो इतनी खुशी होती है, जैसे अपना बच्चा होता है ना, उनको पढ़ाते हैं, बच्चा जब जोर लग जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, खुशी मिलती है ना वो। ऐसी खुशी मुझे रोज रोज बच्चे देते हैं, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रहा होता है किसी का। या कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं सक्षम, वो फोन करेंगे, सर मेरा ना इतना का पे आउट मिल गया सर, इस बार मेरी 70,000 सैलरी, मतलब 70,000 बन गए सर, मेरे 80,000 क्रॉस गए सर, इस बार मैंने लाख से ऊपर कमा लिया। कितनी खुशी मिलती है, वरना मुझे कोई कमीशन थोड़ा ना आ रहा है वहां से। ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा मैं जो बता रहा था सक्षम में, वो एस्ट्रो एस्ट्रो टॉक वाले का फोन आया था। वो कह रहा था सर सारे बच्चे हमें दो, हम आपको कमीशन देंगे। मैंने कहा अच्छा क्या देगा। तो कह रहा था अगर बच्चा हमारे यहाँ 3 महीने टिक गया तो 3 महीने जितना वो कमाएगा उसका 25% हम आपको देंगे। मैंने कहा मुझे ना चाहिए, अपने पास है, कमीशन का काम नहीं करते। और हम मानते नहीं है कि बच्चा तुम्हारा ही काम करेगा। इतने सारे ऐप हैं जहाँ बच्चे को फील करेगा, जहाँ बच्चा अच्छा कंफर्ट रहेगा, जो अच्छी सेल वो अपना पे आउट देगा, बच्चा वहां काम करेगा। तो मैंने बिल्कुल। बच्चों को सिखा कर ये था ना कि उसको खरीद लिया या तुम हमें बॉन्ड कर रहे हो, नहीं हमारे ही करेगा, तुम सारे बच्चे हमें दोगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करता। ठीक है, कोई और होता ना फटाफट कर लेता, बोलता मेरा क्या जा रहा है, हम तो 25% आ रहा है। अगर एक बच्चा 10,000 भी कमाता तो 3 महीने का 30,000 हो गया, 30,000 का 25% कितना होगा, तो मिलता हमें। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। ओके, तो मैंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, बच्चे की मर्जी है, इंटरव्यू देगा, तुम्हारा मन करेगा, बच्चे का मन तो करेगा, नहीं तो अपने वो कहीं और काम करेगा, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं चाहिए हमें। ठीक है जी, चलिए, चलिए फिर कल मिलते हैं फिर। और अभी भी सोच रहे हैं तो सोचते रहिए, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी यार, आप सोच सोच के पीछे होते रहेंगे, दुनिया रोज बदल रही है, ध्यान रखना। दुनिया रोज बहुत तेजी से आगे जा रही है, ये बता दूंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री को देखते हुए मुझे 17 साल हो गए। रोज बदल रही है, और अब जितनी तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, तो अपने आप को बदलो, दुनिया के साथ चलो। हमें नोकिया नहीं बनना, याद रखना, एप्पल बन के चलो। नोकिया को भी बड़ा गुमान था कि मैं तो ये मैं तो वो, नोकिया खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार, समय अनुसार बदला नहीं अपने आप। तो बदलना सीखो। एप्पल देखिए, एप्पल पागल है कि हाँ 6 महीने में अपना अपना नया प्रोडक्ट, पुराना प्रोडक्ट को खत्म करता है, नया ले आता है। क्योंकि उसको नंबर वन बने रहना है। वो कहता है कि मैं जब तक हूँ मेरे से आगे कोई जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक दूसरे सोचते हैं वो और आगे चला जाता है। अगर तुम सोच रहे हो ना वही पुरानी है, नहीं मैं ऑनलाइन कौन करेगा काम, कैसे ऑनलाइन सीखूंगा, नहीं मैं तो इंस्टीट्यूट में जाके सीखूंगा, मैं तो पैम्पलेट बांट के अपने कस्टमर को बढ़ाऊंगा, पुराने तरीके हो गए, एक दिन खत्म हो जाओगे नोके की तरह, कोई नहीं पूछने वाला। तो अपने आप को अपग्रेड करो, नॉलेज से अपग्रेड करो, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करो, करना पड़ेगा अगर सस्टेन करना। तो मेरा बच्चा कर लेता है, हम आपको सब सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, चले ज्योति जी ने कर लिया, इनका भी ले लें, क्यों नाराज करना चाहते हैं तो। हाँ जी ज्योति जी बताइए। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। एक्चुअली टैरो कार्ड का जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो ये हाँ, दिसंबर में कौन कौन सी डेट से अभी ये स्टार्ट हमारा 9-10 तारीख के आसपास स्टार्ट होगा। है ना? मैंने आपको कॉल किया था बट वो थोड़ा सा मुझे दिसंबर में 31st बाहर जाना नहीं है। नहीं 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 नहीं। अभी अभी करेंगे, और 2-4 क्लास मिस होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं होती, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है हर क्लास की। ओके नेक्स्ट। क्योंकि है अब ना? तो शादी ब्याह का सीजन भी है और न्यू हाँ, ईयर भी नहीं आएगा, अभी तो अभी भी मैं मैरिज है घर में, और उसके बाद भी मुझे दिसंबर में थोड़ा सा आउटिंग के लिए अरे आउट कोई जाना नहीं ना, 1 घंटा निकालना मैडम, 1 घंटा कम सो लेना, है। बस यही होता है। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, बस यही है, मैं हाँ, चाह रही हूँ हर चीज सिस्टमेटिक हो, तो इस वजह से थोड़ा सा। और ये सर जैन में, आप जैन में भी क्या इसको कंटिन्यू हर करेंगे? महीने आते हैं हमारे कोर्स, रिपीट होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज कराया तो नहीं इस नहीं, साल इसका बाद आएगा। टैरो का क्या आपका जैन क्योंकि आपने निकाला था पहले जैन हाँ, का 15 जैन का, तो क्या वो उस है? जनवरी में, अभी डेट फिक्स नहीं है, जनवरी में भी आएगा कोर्स, जनवरी में भी। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट ठीक है सेशन भी आएगा ठीक है ऐसा कह ठीक है, रहे फिर मैं का मतलब आपको कंफर्म करती हूँ, ठीक है, अगर कोई दिसंबर बात में हो, ठीक है। नहीं, अभी एनी टाइम एनी टाइम। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी आशिमा बोलो। सर टैरो की क्लास स्टार्ट करने के पहले आप वेबिनार करोगे या डायरेक्टली आप लॉन्च कर दोगे आप? ऐसा कोई कोर्स नहीं होता उसका वेबिनार नहीं करते हम, करते ही हैं। ठीक है, वो लेकिन अच्छा, वो नए डायरेक्टली बच्चों के लिए लॉन्च होता है। करना। अगर आपको करना है तो इतने सारे वीडियो, 200 250 300 वीडियो पड़े हैं, वो वेबिनार के ही हैं सारे, जैसे आज वेबिनार हो रहा है, देख लो नो नो, जाके बस पुराने। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है सर, सारा देखा हुआ है मैंने, बहुत सारे देखे हुए हैं, बस बस हाँ, पूछ रही थी सर।
अभी कल भी बात होंगे किया था होंगे आपसे। नहीं, मैं होंगे। एक्चुअली मुझे करना है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि आएगा या फिर मैं डायरेक्टली एडमिशन ले लूँ नहीं नहीं उसके नहीं, लिए। वेबिनार आएंगे, वेबिनार आएंगे। अच्छा सर, तो फिर एडमिशन्स उसके लिए कब से स्टार्ट हो हमारी जाएंगे? अभी डेट भी फिक्स नहीं थी, ठीक है। अच्छा। अब भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन 7-8 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे पास। सबको पता है कि सर के रूटीन में आते रहते हैं। मैंने टेंटेटिव डेट बताई थी कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन के आसपास होगा, ठीक है। ओके तो ओके। लोगों की पेमेंट आ गई, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बहुत कैरो का कैरो और अच्छा न्यूमरोलॉजी तो ऐसी चीज है कि रूटीन में हर महीने 2 महीने में आते ही आता रहता है, तो लोगों को वेट ओके होता है कि नेक्स्ट बैच कब आएगा। ओके तो ओके पहले सर, से तो फिर एनरोलमेंट करा के रखते हैं, तो तो एनरोलमेंट सर करा कल सकते हैं। कल फिर मैं उसके लिए अप्लाई कर दूँ उसके हाँ लिए? हाँ, बात कर लेना मेरे ओके। से एक बार, मैं डिटेल भेज दूंगा। ठीक जी है, जी, थैंक यू सर, थैंक यू चलिए थैंक यू। चलिए। चलिए जी, मिलते हैं फिर। आरती आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, टाइम हो गया काफी, है ना। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे से वैसे पूछ लेना व्हाट्सएप करके, या कल सुबह मॉर्निंग में बात कर लेना। ये सो के क्यों जाग रहे हैं? हाँ जी अमित जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता था कि नॉर्थ ईस्ट का किचन और साउथ वेस्ट का मेन गेट है। छोड़ दो यार, वो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तब बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। 6 दिन ठीक हो गए, 7 दिन हो गए भाई, अब छोड़ दो, ठीक है। ठीक है सर। तब तक ये पीछे बात करो सर, मेरा नॉर्थ ईस्ट ये सबसे ना सीख के अलग करो भाई। अपना भला करो, दुनिया का भला करो। मैं तो कहता हूं, पैसा नहीं भी कमाना तो चैरिटी तो कर सकते हो। चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो। सही है। हम कहते हैं कि बेटा तू अपने लायक बन, अपने पैरों पे खड़ा हो। नहीं, तुम कहते हो नहीं सर मैं तो तुम्हारे कंधों पर बोझ ही रहूंगा जिंदगी भर। अपना बच्चा भी ना बोझ लगना शुरू हो जाता है जब बड़ा हो जाता है, जब समझदार हो जाता है ना। अपना बच्चा भी सोचो, जबकि अपना खून है। हम कहते हैं बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, कब तक तू बाप के सारे, बाप की लाठी, बाप के सारे चलेंगे। तो हम चाहते हैं आप सभी अपने लायक खड़े हो जाओ, बस। पर्पज ये है, इसलिए इन डेप्थ सिखाते हैं, अच्छी नॉलेज देते हैं, रिसर्च बेस पढ़ाते हैं आपको, इसलिए पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर कल क्लास में। ऑल वेलकम। और इतना पता है कि जब भी पढ़ोगे ना सारे कोर्स, अगर आपने हमें सुन लिया, ये तो चैलेंज है, कहीं और मन नहीं लगेगा। और पढ़ के देख लेना। अच्छा, फ्री वाले वेबिनार में जाके बैठ जाना, अगर आपको मजा आ जाए ना बता देना, नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए। इसलिए नहीं कि नॉलेज हमें ज्यादा है, हमारे भाव अच्छे हैं बस। इंटेंशन प्योर है हमारी, कि सिखाना है आप, डेडिकेशन के साथ सिखाना है। नॉलेज तो हो सकता है मैं तो कुछ भी नहीं है जितनी लोगों को है, लेकिन भाव शायद उतने अच्छे नहीं रहते मेरे। और कहते हैं ना, भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं, बस कुछ नहीं देखते। ठीक है, चलिए। ओके जी, सभी को जय श्री कृष्णा। आज का एनर्जी एक्सचेंज दे दो। जय श्री कृष्णा बोल के देना है। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। यू वेरी ग्रेट जय श्री ग्रेटिट्यूड कृष्ण। सर। थैंक यू, थैंक यू।